आपके हिसाब से नागपुर के लोग अवेयरनेस को लेकर कितने चिंतित है, या फिर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही? आपके एरिया में अगर वाटर लॉगिंग होता है तो आप पहले ही मुझे बताएं। आपके एरिया में अगर आपको लगता है कि नाला साफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ना मैं कॉर्पोरेटर हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, मैं वही ना पूछने मैं वाला कोई था, हूँ। आपको ऐसे नहीं लगता आपने एक एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल हाँ ली है? हाँ, जैसे कि अभी मैंने जो मिशन पॉसिबल इनिशिएटिव लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था डॉगिस को लेकर, बड़ा विवाद हुआ। मिशन पॉसिबल नाम रखा हाँ, आपने, PAW। PAW लाइक डॉगिस के जो पॉज है तो हाँ, उसको हाँ, हमने हाँ। पॉसिबल बनाया। आपको क्या लगता है टीवी एंकर्स और आरजे दोनों में से कौन बायस्ड होते हैं? यू आर नॉट पेड फॉर हाउ मच यू स्पीक, यू आर पेड फॉर द कंटेंट यू स्पीक। देखो, मैं तो वैसे डिग्री से इंजीनियर हूँ, पेशे से आरजे हूँ, और हमेशा कहता हूँ व्हाटएवर ये यू वांट टू इंजीनियर्स हर फील्ड में घुस क्यों जाते हैं? हमारा सारी फील्ड में काम होता है। हमें स्टैंड अप कॉमेडियन बना दो, हमें सिंगर बना दो, हमें राइटर बना दो, एक्टर बना दो, आरजे बना दो। तो मुझे एक लिसनर का फोन आया और वो इतना फनी था। उन्होंने मुझे क्या कहा कि आमोद, मैं इस एरिया में रहती हूँ, मेरे घर के पीछे से ट्रेन जाती है, आप ये पटरी हटवा सकते हो क्या? सो 94.3 माय एफएम से मैं हुआ आरजे आमोद। वेलकम टू द ट्रुथ अनलॉक पॉडकास्ट। आज फिर एक बार बहुत सारे राज खुलेंगे, सच्चाई आपके सामने लाएंगे। सैयद परवेज हमारे गेस्ट हैं। वेलकम, कैसे हैं आप? अरे रुको जरा, सबर करो। आज आप हमारे गेस्ट हो। हाँ सॉरी, टेबल्स टर्न हो चुके हैं, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ ना। इधर बैठने की आदत नहीं, इधर बैठने की आदत है। हाँ, आज सवाल पूछने का जिम्मा हमने ले रखा है और आपको जवाब देने पड़ेंगे। सारे सवालों के जवाब देंगे, बिल्कुल शूट। क्योंकि हमारे चैनल का थीम ये है द ट्रूथ अनलॉक्ड। आज हम आपकी सारी सच्चाई खोल के रहेंगे जनता के सामने। जिंदगी मेरी खुली किताब है भाई, कोई भी खोल कर पढ़ सकता है, कुछ है नहीं। तो सबसे पहले ये बताइए, ये सुरीली आवाज के पीछे राज क्या है? राज, पहली बात ये कि ये आवाज बिल्कुल सुरीली नहीं है, नॉर्मल आवाज है भाई साहब। हर एक आदमी की ऐसी आवाज होती है, सो कोई इसका राज ही नहीं है। एकदम नॉर्मल आवाज है, बस लोगों को भी आदत हो गई ना रेडियो पर सुनने की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया आवाज है। जस्ट अ नॉर्मल वॉइस, जस्ट एन एवरेज पर्सन्स वॉइस। बट आपकी आवाज सुन के ऐसे नहीं लगता आप रात को रेडियो पर लव गुरु बनते हो? वो तो तुम्हें लगता है क्योंकि तुम वो सुनते हो। जिनकी जिंदगी में लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो रेडियो को लव गुरु से ही एसोसिएट करते हैं। नहीं नहीं, मैं जनरल वे में पूछ रहा था। कोई नहीं, तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपने आरजे बनने का कब सोचा? लाइक आपने पहले से डिसाइड कर रखा था? क्योंकि जब आप आरजे बने तो मेरे ख्याल से उस समय रेडियो का जो गोल्डन ईरा है वो खत्म हो रहा था और सोशल मीडिया वाला दौर एरा शुरू हो रहा था। यस, तो उस सिचुएशन में आपने ये डिसीजन कैसे लिया? देखो, मैं तो वैसे डिग्री से इंजीनियर हूँ, पेशे से आरजे हूँ, और हमेशा कहता हूँ व्हाटएवर ये यू वांट टू इंजीनियर्स हर फील्ड में घुस क्यों जाते हैं? हमारा सारी फील्ड में काम होता है। हम स्टैंड अप कॉमेडियन बना दो, हमें सिंगर बना दो, हमें राइटर बना दो, एक्टर बना दो, आरजे बना दो। सो आपका सवाल था कि रेडियो का गोल्डन एरा खत्म हो रहा था, लेकिन आपको एक बात बताऊं, रेडियो का गोल्डन एरा कभी खत्म नहीं हो सकता। रेडियो इज एवरग्रीन, रेडियो इज गोल्डन। वो कल भी चलता था, आज भी चलता है, कल भी चलेगा। बस हाँ, रेडियो एक जमाने में क्रांति का संदेश देता था, लेकिन अब वक्त के साथ रेडियो भी बदल चुका है। जैसे डिजिटल दुनिया आ चुकी है, अभी अखबार भी लोग कम पढ़ते हैं, लोग सब डिजिटली पढ़ते, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। अखबार ने भी क्रांति लाई, रेडियो ने भी क्रांति लाई, और अब बदलते वक्त के साथ रेडियो भी मॉडर्नाइज क्रांति करता है, मॉडर्नाइज रेवोल्यूशन है। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आरजेस लेते हैं, और आरजेस तो आजकल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है जी। सो कंटेंट जो पहले सिर्फ हम रेडियो पर बनाते थे, अब वो हम सोशल मीडिया पर भी बनाते हैं। सो रेडियो में कहता हूँ हमेशा गोल्डन इसलिए बिकॉज रेडियो इज अ सरप्राइज। आप सिलेक्ट नहीं करते रेडियो पर कुछ। आज का एग्जांपल आपको बताता हूँ, अपने दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था, तो हमने गाड़ी में कनेक्ट कर लिया, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले सब कनेक्ट कर लिया। 10 मिनट हम बस एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गाना कौन सा लगा है, अच्छा, क्या सुने, अरिजीत सिंह, नहीं ये बोर हो गया, नहीं यार ये सुन लिया, नहीं चल रैप सुनते, नहीं यार ये सुन लिया। फिर हमने कहा छोड़ यार, कड्डक रैप, ना तेरा कंसेंशस हो रहा ना मेरा, लगा रेडियो। रेडियो लगा और गाना चल रहा था, किताबें बहुत सी पढ़ी तुमने, और वाइब बन गई। सो रेडियो सरप्राइज है, और वो काफी रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज। यस। ओके, सो रेडियो इंडस्ट्री में एंट्री लेना लाइक कितना टफ था आपके लिए, और आपने उसको क्रैक कैसे किया? रेडियो वन ऑफ द टफेस्ट मीडियम है और वन ऑफ द इजीएस्ट मीडियम भी है।
एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। देखो अभी टफेस्ट इसलिए क्योंकि कोई एक डेफिनेट पाथ नहीं है रेडियो आरजे बनने का। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको डिग्री लेनी होती है, आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हो 4 साल, फिर आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पर तो आपको जॉब मिलती नहीं है। जॉब आपको मिलती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, बातें कैसे करते हो, Skill और फिर बाद में आपको स्किल देते हैं, जी। फिर जॉब मिलता है ना आपको। तो इतना तो हमारा स्किल्ड एजुकेशन आगे बढ़ा नहीं है कि हमने पढ़ते ही डायरेक्ट जॉब में हम वो स्किल अप्लाई कर सके। हम तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं ना। अच्छा। बेसिक अगर सारी आसानी से एकदम ट्रुथ बोले तो हाँ। स्किल्ड एजुकेशन हम बाद में लेते हैं, अपने जॉब में एक्वायर करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। सो रेडियो का ऐसा कोई पाथ नहीं है कि आपने डिग्री कर ली तो आप रेडियो में आ सकते हो। रेडियो में आने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैशन। अब मैं कैसे रेडियो में आया, तो मुझे ऐसा कोई पहले से मन नहीं था कि मैं रेडियो में आऊं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था रेडियो सुनने में। और मैं ऐसा, मेरे घर वाले कहते थे कि मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ। मेरे मम्मी पापा कहते कि यार सिर्फ बातें ही करता रहता है, सिर्फ बड़बड़ करने से बता दो, ये बढ़िया करता है और कुछ नहीं। फिर मेरी एक बहन ने बोला कि यार तू आरजे क्यों नहीं बनता। बोला कमाल की बात है। मैंने रेडियो सुनना शुरू किया, अच्छी अच्छी आवाजें आने लगी, मेरे को बड़ा मजा आया। लेकिन मैं थोड़ा डर रहा था कि यार ये आरजेस कितने कमाल के होते हैं भाई, क्या पर्सनैलिटी है इनकी, इतने शोज करते हैं, सब लोगों के सामने जाते हैं, रोज नया नया कंटेंट पेश करना होता है, मैं कहाँ से बोलूंगा, इतनी सारी बातें ये बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग में फोकस किया, लेकिन फिर मैं हुआ इंजीनियरिंग में फेल। और जैसे ही मैं फेल हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार आमोद ठीक है ना, अपन रेडियो कर सकते, लेकिन रेडियो करते करते फिर से डर लग गया कि यार कैसे जाए, क्या करे। फिर से पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई करके फिर एक बार मैं फेल हो गया, पेपर बैक आ गए मेरे इंजीनियरिंग में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आमोद यूनिवर्स कुछ और कहना चाहता है हमें। अब पूरी दुनिया ने आज तक आपको जो बोला है कि भाई तू बात अच्छी करता है तू रेडियो ट्राई कर, तू बात अच्छी करता है तू रेडियो ट्राई कर। फाइनली मैंने रेडियो ट्राई किया, रेडियो सुनना शुरू किया। रेडियो का एक कोर्स मैंने किया, मिलिंद सर है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें सिखाया, आरजे तेजल ने हमें कोच किया। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। सब लोग जरूरी नहीं कि आरजे ही बने, लेकिन इस कोर्स ने हम सबको डेवलप किया और सब हम अलग अलग दिशाओं में बढ़े। कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई टीवी में चला गया, लेकिन मुझे रेडियो का पैशन था तो मैं रेडियो में आया। रेडियो मैंने किया, इंटर्नशिप, वेब रेडियो किया ऑनलाइन। वर्धा में मैं रेडियो शो करता था अपना, नागपुर के पास ही है। पूरे 7,000 रुपए मेरी सैलरी थी, अप डाउन करता था पूरे 7,000 रुपए। सारा पैसा मैं भाई तिजोरी बता दी थी मैंने। तो ये जो 7,000 रुपए की मेरी सैलरी थी उसके लिए मैं अप डाउन करता था रोज, नागपुर टू वर्धा, वर्धा टू नागपुर, पूरा पागल होता था। लेकिन मेरा पैशन था कि यार मैं सीख रहा हूँ, कि मैंने तो इंटर्नशिप भी नहीं की रेडियो में और मुझे जॉब मिल गया। मेरा तो इंजीनियरिंग में कंप्लीट होने का फाइनल ईयर कंप्लीट होने से पहले मेरे पास रेडियो में जॉब था। अच्छा। जहां लोग सबमिशंस कर रहे थे वहां मैं शो कर रहा था। वाह यार। फिर तो कोविड आ गया तो हम पास हो गए इंजीनियरिंग भगवान की दुआ से। हालांकि वो बहुत ही टफ टाइम था हम सब लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। रेडियो का भी ट्रांजिशन कोविड में ही हुआ, बट उसकी वजह से मेरा इंजीनियरिंग हो गया, साथ साथ रेडियो चलता रहा, इंजीनियर भी बन गए, आरजे भी बन गए, आ गए। फिर काफी इंसाइटफुल जर्नी रही। और टफ इसलिए, जो तुम्हारा सवाल था, हाँ। टफ इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल नागपुर शहर में भी 6 रेडियो स्टेशन है। अभी पहले तो हर रेडियो स्टेशन में 3 या 4 आरजेस होते थे, लेकिन अब क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डिजिटल दौर है, तो अभी 2 या 3 आरजे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक शहर में सिर्फ 12 आरजेस की जगह है। अब इमेजिन कीजिए, हमारा नागपुर शहर 45 लाख की पॉपुलेशन है, अच्छे बोलने वाले लाखों लोग होंगे हमारे शहर में, कॉन्फिडेंट लाखों लोग होंगे, एंकर्स आपने देखे होंगे, इतने सारे एंकर से कोई ना कोई शो में एंकरिंग करता है। सबको ऐसा लगता है कि जो एंकरिंग बढ़िया कर सकता है वो रेडियो भी कर सकता है, बट नहीं। रेडियो में एक आरजे अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हें अखबार पढ़ना है, तुम्हें साइंस पता होना चाहिए, तुम्हें पॉलिटिक्स पता होना चाहिए, तुम्हें रिलीजन पता होना चाहिए, तुम जिस भी विषय पर टिप्पणी कर रहे हो उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और ऊपर से यू हैव टू बी एंटरटेनिंग। अगर तुमने लोगों को बोर कर दिया तो क्या ही फायदा भाई, वो तो न्यूज चैनल भी दे रहा है, वो तो अखबार भी दे रहा है, वो तो सोशल मीडिया पर भी आपको मिल ही रहे इन्फॉर्मेशन, आप जब पढ़ते हो इन शॉर्ट्स में 60 वर्ड्स में। तो आरजे को क्यों सुने? आरजे इन्फॉर्मेशन भी देता है, मजा भी कराता है, गाने भी सुनाता है, सब फ्री में। सो इसीलिए बड़ा टफ हो चुका है कि हर एक आदमी आरजे नहीं बन सकता, अनटिल यू हैव पागलपन, बेशरम और पैशन। बेशरम बनना पड़ता है भाई, आपको ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत ईगो है कि मैं तो नहीं कर सकता। ऐसी बेइज्जती होती है ना स्टेज पर, अगर आप फंबल कर दो, गलत शब्द बोल दो, तो आपको शर्माना नहीं है, बेशरम हो जाओ, पैशन फॉलो करो, पागल हो जाओ, आप रेडियो जॉकी बन सकते हो। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा स्टेज पर?
हाँ कई बार होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा इवेंट में अभी होस्ट कर रहा था, हमारे जो ऑनरेबल सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जी। उनका इवेंट था। दिव्या देशमुख जो ग्रैंड मास्टर बनी, तो उसको हमने यहाँ पर सत्कार किया था नागपुर शहर में, उसको 3.5 करोड़ का धनादेश दिया था। सो पूरा नागपुर शहर था, सारे एलीट लोग थे, और स्टेज पर आते ही, हालांकि मैं पिछले 4-5 साल से इतने सारे इवेंट्स करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। मैं गया स्टेज पे, सुबह 10:30 बजे का समय था, और मैंने बोला गुड मॉर्निंग, आइडियली ये बोलना चाहिए था, पर मैंने बोला गुड इवनिंग। सुबह 10:30 बजे मैं इतनी एलीट ऑडियंस के आगे, जहां सीएम बैठे, जहां हमारे मिनिस्टर्स बैठे, और गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने बोला गुड इवनिंग, तो मैं बोला गलत हो गया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जैसा भी आपका मूड हो, आप उस मूड से निकल कर आ जाइए, क्योंकि आज हम हमारे देश की बेटी को यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं। वाह। सो रेडियो एंड एंकरिंग इज अ सटल आर्ट ऑफ नॉट लेटिंग देम नो कि तुमने गलती की है। गलती को कवर कैसे करते हो, ये बढ़िया आरजे और ये बढ़िया एंकर है, गलती तो हम करेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। ये और ये दोनों साथ चलते हैं। हाँ। तो कभी पीछे से तुम्हारी किसी ने बात कर दी, कि एकदम मेरे स्टेज पर जाने से पहले किसी ने मुझे बात कर दी कि आमोद ये बोलना, तो मैं जो प्रेप था कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ना मैं कभी कुछ लेके पढ़ के ले जाता हूँ, बस प्रोग्राम का फ्लो तो पढ़ना पड़ता है कि कौन गेस्ट है, कौन क्या करने वाला है, लेकिन स्क्रिप्ट में कभी रखता नहीं, इसलिए कभी ऐसा हो जाता है। बट उसी को तो कवर करना कहते हैं, और वही तो आर्ट है कि यार कैसे तूने गलती को ओन कर लिया और बदल दिया। मान गए गुरु। एम्बेरसिंग मोमेंट्स होती है, तो मैंने कहा ना बेशरम हो जाओ। एक बार हमारा अवार्ड शो था, तो मुझे बोलना था कैन आई हैव द एवी ऑन द बिग स्क्रीन, तो मैंने बोल दिया कैन आई हैव द ईवी ऑन द बिग स्क्रीन। अच्छा। तो फिर फंबल हो गया मेरा कि गलत बोल दिया, तो मैं बोला वैसे तो ईवी नहीं एवी होता है, लेकिन ईवी रिवॉल्यूशन हमारे देश में इतना हो चुका है, चारों तरफ ग्रीन एनर्जी, चारों तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मेरे सामने तो ईवी ही घूम रही है। सो कवर कर दिया मैंने, ऐसा खेल होता है। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? यार ये आरजेस को अक्यूज किया जाता है कि हमेशा ये खुश होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं यार, कितने फेक लोग हो तुम। बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे माइक ऑन हो जाता है तो हम अलग होते हैं, कैमरा ऑन हो जाता है तो हम अलग होते हैं, कैमरा के पीछे हम अलग होते हैं, नॉर्मल यार सारे इमोशंस हम फील करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर परफॉर्मर्स, सो ये हमारा स्टेज है, हम परफॉर्म करते हैं सब जगह, सो एनर्जी नहीं हो, परफॉर्मेंस है। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए उन आरजेस वाली हिस्ट्री से आज वाले आरजेस में? लाइक पहले ये होता था सिर्फ आप माइक के पीछे, हाँ। आप ऑन कैमरा नहीं आते थे आरजेस, बराबर। लोगों को पता नहीं होता था ये Right. कौन है। बट आज हर आरजेस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, He has to be। और लोगों को पता है कि लाइक ही इज द पर्सन जो रोज सुबह हमारी नींदें खराब करता है। बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्या चेंजेस आए आपके हिसाब बहुत मैसिव चेंज आया रेडियो में। जैसे रेडियो का जो आपने कहा एक गोल्डन दौर था, क्योंकि तब अलग अलग मीडियम्स नहीं थे। आपके पास ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना स्पॉटिफाई था, आपके पास था ऑर्कुट जिसपे आप लिख सकते थे। और गाने सुनने के लिए हम तो तब यार ये 2G फोन्स यूज करते थे, डोकोमो का सिम था मेरे पास, 60 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था। हम वेबसाइट से pagalworld.com से गाने डाउनलोड करते थे। एक गाना डाउनलोड करने में आपको पता ही है कितना समय लगता था, आधा और घंटा वही तुम रेडियो लगा दो, फ्री में सॉन्ग्स थे। सही है। सो गानों के साथ जो आवाज आ रही थी ना, तो उसकी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये कौन बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत बढ़िया है। क्योंकि एनी हाउ जब आप कैमरा पे हो या रेडियो पे हो, आप एक पेडेस्टल पे होते हो, लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये पहुंचा है मतलब बढ़िया ही है, मतलब इसकी आवाज कमाल है, इसकी आवाज ऐसी है इसलिए यहाँ पर आया। जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एसेट है मेरी वॉइस नहीं है, मेरा एसेट है मेरा माइंड और मैं जो बोलता हूँ। यू आर नॉट पेड फॉर हाउ मच यू स्पीक, यू आर पेड फॉर द कॉन्टेंट यू स्पीक। बोल क्या रहे हो, अच्छी बातें बोलोगे तो अच्छा लगेगा ही। पूरा माइंडसेट वैसे सेट करना होता होगा ना रोज सुबह उठने के बाद। रोज मतलब प्रेप शीट होती है, जैसे मेरे शो का नाम है मुद्दे की बात। सो एक मुद्दा मुझे रोज लेना पड़ता है, उस मुद्दे के बारे में अगर मुझे ही नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊंगा। वैसे ये मुद्दे की बात शो का आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया? सो यार मैं नागपुर शहर का हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सब नागपुर है, तो मुझे नागपुर की चिंता होनी चाहिए। रेडियो जो मीडियम है ना, बड़ा लोकल मीडियम है। हम हमेशा मानते हैं कि नागपुर शहर जो सोच रहा है वो माय एफएम बोल रहा है, रेडियो वही बात बोल रहा है।
अगर नागपुर शहर में गणेश उत्सव है, थीम्स है, जोरदार डेकोरेशन है, तो आमोद उसके बारे में बात करेगा कि यार आज मैं आ रहा था सुबह, क्या जबरदस्त लाइटिंग यार, सुबह भी मुझे भीड़ दिखी पेंडॉल्स में, मतलब रात भर से लोग जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो मुझे उस वक्त सुन रहा है उसको रियलाइज हुआ कि यार हाँ मैं भी रात भर लाइन में खड़ा था कि इस साल का गणेश उत्सव तो कुछ और ही है। सो जो शहर सोच रहा है वो आमोद बोल रहा है। मैंने बोला कि यार बहुत दिन हो गए यार, नागपुर बारिश ही नहीं आ रही शहर में, ये क्या बात है यार, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। और सब लोग उससे कनेक्ट कर जाते सब कनेक्ट, हाँ यार 4-5 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन अब ये नॉर्मल बात है। ये तुम जो सोच रहे हो वो मैंने बोला, लेकिन इसको बोलने का तरीका हमारा अलग होता है कि यार कि हम बोलेंगे कि इतना सूखा पड़ा है कि हमारा नागपुर शहर है या राजस्थान पता नहीं, या नागपुर शहर में इतनी बारिश होती है कि हर बार फ्लडिंग हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार नागपुर शहर का नाम नागपुर ने पुरपुर रख देना चाहिए, हर बार पूरी आता है हमारे शहर में, ये क्या हो रहा है। सो नॉर्मल चीजों को लेकर हम कैसे उन्हें क्रिएटिव वे में बोल सकते हैं, वो बात है। और मुद्दे तो जरूरी है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा रेडियो पहले से ही क्रांति लाता है। सो आप सोच रहे हो, अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो और सोच रहे हो कि यार यहाँ पर बहुत सारे पॉट होल्स है, और आमोद अगर बोलेगा कि यार क्या जबरदस्त रास्ता है, मजा आ गया मुझे आके, तो तुम रिलेट कैसे करोगे। तुम तो बोलोगे ना यार कि आमोद ने बोला कि हाँ यहाँ पर पॉट होल है, हाँ सही मुद्दा उठाया आमोद ने कि क्यों ये पॉट होल ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने जो मिशन पॉसिबल इनिशिएटिव लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था डॉगीज को लेकर, बड़ा विवाद हुआ, बहुत मुझे उसके बारे में जानना था आपसे। राइट, वो मिशन पॉसिबल नाम रखा आपने, PAW लाइक डॉगीज के जो पॉज है, तो उसको हमने पॉसिबल बनाया। सो अभी यार रेडियो में जो भी हम काम करते हैं क्रिएटिवली करते हैं, एक्टिविटी तो सब लोग करते हैं, डिसीजन तो सब लोग देते हैं, लेकिन क्योंकि माय FM कर रहा है, क्योंकि एक RJ कर रहा है, तो हम ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं, तो लोगों को मजा आ जाता है। हमने उसमें वर्ड प्ले कर दिया। अब मेरा कहना ये था कि डॉग लवर्स की लोगों ने बातें सुन ली, डॉग हेटर्स की आपने बातें सुन ली, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुन लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मैदान पर उतर कर तो कोई काम नहीं करता, व्हाट्सएप पी रहे सब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ उठा दो सारे डॉग्स को, उठा दो, नहीं 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 बिल्कुल मत उठाओ सारे डॉग्स को, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, गलत हो रहा है। लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। अब अगर आमोद बात कर रहा है, आमोद ने मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा कब से चलते आ रहा है ये आमोद को पता होना चाहिए। इस मुद्दे पर लीगल ओपिनियन क्या है ये आमोद को पता होना चाहिए। आमोद उसके लिए एक्सपर्ट्स लेगा, जैसे मैंने आपकी बाइट ली थी, सिंस यू आर अ लॉयर फ्रॉम हाई कोर्ट, तो तुम्हें सारी चीजें पता है, तो हमने डिस्कस किया और हमने इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। फिर उसके बाद पब्लिक क्या कहती है, तो मैं पब्लिक को सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है ये आपको नागपुर वैक्सीनेशन होना चाहिए या सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डाल देना चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन आ गया, फिर उसमें आमोद का टेक आएगा कि सबकी बातें सुन ली अपने, अब बातें बन काम चालू करते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यही कहता है कि द ओनली वे टू रिड्यूस ह्यूमंस वर्सेस डॉग कॉन्फ्लिक्ट इज स्टरलाइजेशन करो, वैक्सीनेशन करो। जैसे गोवा रैबिस फ्री स्टेट है, वैसे ही रैबिस फ्री करो। तो इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया, लोगों तक बातें पहुंचाई, हमने एक व्हाट्सएप नंबर हमारा दे दिया और हमने मिशन रैबिस और NMC की जो टीम है उनसे कनेक्ट कर दिया। क्योंकि कई बार आप अथॉरिटीज तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे चैनल्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने एक नंबर खोल दिया तो ये यहाँ पर मुझे कंप्लेंट आई, मैंने डायरेक्ट कमिश्नर को भेज दी, एडिशनल कमिश्नर को भेज दी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को भेज दी। सो आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट पहुंच गई बिना किसी चैनल के। सो ये हम इनिशिएटिव्स लेते ताकि लोगों की कंप्लेंट्स हम झट से सॉल्व कर सकें। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही मतलब यही काम करेंगे। अभी मैंने ये इनिशिएटिव लिया, एक चैनल बना दिया, एक हफ्ता मैंने किया, अब हमारे व्हाट्सएप पर जो कंप्लेंट आ रही है मैं डायरेक्ट अथॉरिटीज तक पहुंचा रहा हूँ। सो मिशन भी हो गया, पॉसिबल भी हो गया और लोगों की कंप्लेंट्स भी सॉल्व हो गई। सो इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे हम उठाते हैं और उम्मीद करते हैं उस पर सोल्यूशन हो, और उस पर अगर सोल्यूशन नहीं है तो एक चर्चा तो हो उस पर। बिल्कुल, कि अगर आपका पार्टी फ्लाईओवर नया है और उसमें गैप आ रही है तो वो क्यों गैप आई, पब्लिक का ओपिनियन है कि खराब बनाया। फिर यार मेरे दिमाग में आता है कि ऐसे कैसे खराब बनाया यार, इतने बड़े इंजीनियर्स है, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर है, करोड़ों रुपए लगते हैं, इतना बड़ा थिंक टैंक है, कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। हर बार थोड़ी होता है कि नहीं गलत ही बनाए, गलत कुछ नहीं बनता है, उसके पीछे का रीजन ढूंढना पड़ता है। फिर मैंने NHAI को फोन किया, उस ऑफिशियल की बाइट ली। सो आपको दोनों साइड की स्टोरी देनी होती है और फिर उसके ऊपर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेना होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते शूट शीट विद कॉन्फ्लिक्ट, ये गलत है, ये क्या कर दिया, ये तो खराब है, ये अच्छा है, ना ना, अच्छे से बात करेंगे, अगर टेक्निकल बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे तो ही फायदा होगा। इसलिए ये शो मुद्दे की बात। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक डायरेक्ट चर्चा करने से बचते हैं बहुत? कई बार जब उनकी गलती होती है,
ऐसे में फॉर एग्जांपल अगर गलती मतलब आप मतलब क्या पॉइंट करना चाहते हो? मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता, हाँ करप्शन हो या उसमें उनको पता हो कि भाई यहाँ पर ये चीज खराब है, जी। इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, तो ऐसे में ये तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम तो पब्लिक की आवाज है, हम तो ये बोलेंगे कि यार हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने हमें कहा कि नो कमेंट्स, मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। अब ये जवाब नहीं देना चाहते तो जवाबदेही किसकी है? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो फिर ये रास्ते बंद क्यों रहे? बिल्कुल। तो हमारा काम है अवेयरनेस करना, मुद्दे उठाना और मुद्दों की बात करना, और एक एंटरटेनिंग वे में, मस्ती करके। ऐसा नहीं कि बहुत ही हमने सीरियस ही, हम न्यूज चैनल नहीं है यार, हम तो यार जो नागपुर सोच रहा है वो हम बोल रहे हैं, और एकदम लाइटर नोट पे। मिशन पॉसिबल है, हमने बढ़िया मिशन पॉसिबल का गाना बनाया, मिशन पॉसिबल मस्ती की, सुना है मैंने। हाँ, तो वही होता है पैरोडी वे में। अब मुझे फिर से बताओ, आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? मैं एक लाइन कहता हूँ हमेशा कि इसी बात के पैसे है, बाकी सब एक जैसे। ओके, तो एक आरजे के दिन की शुरुआत कैसे होती है? यार चाय कॉफी? हाँ, मुझे तो लगता है मोटिवेशन से होती है। सब आरजेस अलग अलग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अभी मैं मॉर्निंग जॉक को, मेरा सुबह का शो है सुबह 7 बजे। अच्छा। सो एनी हाउ मुझे 7 बजे की लिंक मिस नहीं करनी है, मतलब वो लोगों की जैसे लोकल मिस हो जाती है ना, उसी तरह हमारी ट्रेन होती है कि ये गाना खत्म होने के बाद आमोद को लाइव आना ही है। सो मुझे वो लिंक करनी होती है 7 बजे की, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ता है 6:45 बजे। 6:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 6:45 को स्टूडियो में पहुंचता हूँ। स्टूडियो में जाते जाते रास्ते में जो देखता हूँ वो मेरी ऑब्जर्वेशन लिंक हो जाती है कि यार आज मैं देवनगर से जा रहा था, एक मुझे ओल्ड एज ग्रुप दिखा जो बढ़िया चाय की टपरी पर बैठकर मस्ती कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, यार मुझे ऐसा ही बुढ़ा होना है। सो मैं जो देखता हूँ वो मैंने बोल दिया। सो ये मेरी फर्स्ट लिंक हो गई, प्रिपेयर हो गए। पर ये गाना खत्म होगा, अब गाना कौन सा चल रहा है? गाना मेट्रो इन दिनों चल रहा है, तो मुझे उस गाने को कनेक्ट करना है कि मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से गाना आपने एंजॉय किया, लेकिन इन दिनों एक बात जो मैं नागपुर शहर में नोटिस कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मुद्दे की बात, आमोद के साथ है आप। सो ये हमारा प्रेप होता है, और फिर क्या 4-5 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि आरजे का 4 घंटे का शो है, 4 घंटे के बाद वो घर जाता है, चिल करता है और कोई काम तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉपर शेड्यूल होता है 8 से 9 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 13 घंटे। उसमें हम कल के शो में क्या बात करने वाले हैं उस मुद्दे की बात करते हैं। उसमें अगर कोई कैंपेन आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड आ रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए हम कैंपेन बनाते हैं कि क्या क्रिएटिव तरीका हो सकता है, एक बढ़िया कैंपेन क्या हो सकता है, क्या बढ़िया लाइन्स हो सकती है, हम और क्या नए सोशल इनिशिएटिव्स ले। अभी जैसे आने वाले नवरात्रि में मैं एक और सोशल इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो रेडियो में शो के अलावा बहुत बड़ा काम ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज का है। जब तक आपके पास आइडिया है तब तक कमाल है काम। और आइडिया कब आएंगे? जब आप जियोगे, जब आप घूमोगे, जब आपको आपका शहर पता होगा। न्यूज देखते हो आप? हाँ, न्यूज देखते हैं, बट न्यूज देखना ही बड़ा ट्रिकी काम है। आपको बताता हूँ, हमें इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछा गया था जब मैं आरजे बन रहा था, तो हमारे जो बॉसेस होते हैं क्रिएटिव, कि आप न्यूज देखते हो? हाँ। कहाँ से न्यूज कंज्यूम करते हो? बोला बहुत कमाल का सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है ना कि न्यूज एजेंसीज भी कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको भी चैनल पे ऐड चलानी, बिल्कुल टीआरपी का गेम उनका भी है। अब आप जब न्यूज देखोगे, फॉर एग्जांपल एक आपने द हिंदू पढ़ लिया, द हिंदू का एक पर्सपेक्टिव अलग होगा, आपने फिर पढ़ लिया द वायर, उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, आपने पढ़ा न्यूज लॉन्ड्री, उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, आपने देखा वीडियो ध्रुव राठी का, वो एक अलग एंगल पे बनाएगा, आपने देखा किसी और का, फॉर एग्जांपल द जयपुर डायलॉग्स का वीडियो देखा, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। सो हमारा काम है कि चारों दिशाओं में हमारी नजर रहे कि क्या 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 हो रहा है। अब चारों के अलग अलग सच है, कंफर्मेशन बायस आप लॉयर्स को तो पता ही है कि कैसा होता है। सो सबका अपना अपना एक बायस लेकर चलते हैं, उसमें से फैक्ट्स आपको ढूंढने होते हैं। सो हम चारों दिशाओं में नजर घुमाते हैं और एक फैक्ट निकालते हैं। मुश्किल नहीं होता है लाइक एक सिंगल ओपिनियन बनाना चारों तरफ की बातें सुनने के बाद? यही तो गेम है। और अगर मेरा ओपिनियन नहीं बन पा रहा है तो इसीलिए तो मैं एक्सपर्ट्स लेता हूँ। मेरे शो में डिबेट्स मुद्दा होता है, तो उस मुद्दे पर अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्लियर बताऊंगा कि यार नागपुर, मैं तो इस पर कुछ ओपिनियन दे ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार, इसका ये कहना है, उसका ये कहना है, सच क्या हो रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है? तो नागपुर अपना ओपिनियन देगा। कोई और एक आर्टिकुलेट आदमी होगा, वो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, फिर बोलूंगा हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है, बढ़िया बात है, बात करूंगा मैं इसके ऊपर वापस लौट कर।
आरजेस के पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। सारे सारे सवालों के जवाब, सारे प्रॉब्लम्स का हल। हमने आपको देखा है, आप आरजे होने के साथ साथ आप बहुत बड़े बड़े शोज होस्ट करते हो, तो कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट या कुछ ऐसा शो के दौरान? हाँ, शो के दौरान स्टेज पर? यार शो के दौरान मैं बताता हूँ आपको हाई क्या होता है ना, मतलब जो बड़े बड़े इवेंट्स मैं होस्ट करता हूँ, ये सारी चीजें मैं तो उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि ये इवेंट्स आपको मिलते रहे और उसके लिए आप मेहनत करते रहो। क्योंकि क्या होता है, एक समय पर जब आप लंबे समय पर वो काम करते रहे हो, सारे इवेंट्स तुमको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कल भी मिलेंगे। अल्टीमेटली ये फ्रीलांसिंग है। बिल्कुल। आज तुम्हें स्टेज पर देखकर लोग खुश है, कल लोग ताली नहीं बजाएंगे तुम्हारे जोक पे, तुम अपडेट नहीं हुए तो। अब रेडियो और स्टेज एंकरिंग का एक फर्क आपको बताता हूँ। रेडियो में चैलेंज ये है कि मेरे सामने की ऑडियंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैयद परवेज मुझे सुन रहा है तो रोज मुझे सुनेगा 7 से 11। सो उसके लिए रोज मुझे बदलना है कि यार आमोद तूने ये तो कल बात की थी, आज क्यों बोल रहा है। सो मुझे आज नई बात करनी है सैयद परवेज से। अगर मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो एंकरिंग में हमारा एक कंटेंट है, मेरे सामने की ऑडियंस बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल इस साल मैंने ये बात की, ऐसे ऐसे जोक्स किए, ये मैंने गेम्स कराए, उसको रिपीट नहीं कर सकते। उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ क्योंकि ऑडियंस चेंज हो रही है ना। लेकिन फिर अगले साल आप जब वो इवेंट करते हो तब आप रिपीट नहीं कर सकते। इस साल के लिए आपके पास नए पैतरे होने चाहिए, नई बातें होनी चाहिए, नई शायरियां, नई कहावतें, नई मस्ती या कुछ नयापन, तब मजा आता है। और सबसे बड़ा हाई मुझे स्टेज पर ये होता है कि जब आप खड़े होते हो और पूरे लोग आपकी तरफ देखते हैं, तालियां तो बजती है, उसका तो एक अलग नशा है। जब इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आपकी बातों पे, जब मैं कहता हूँ कि सारे हिंदुस्तानी बोलेंगे भारत माता की जय, मतलब मैं यशवंत स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा हूँ। यशवंत स्टेडियम में मैंने लोगों का फ्लैश लाइट लगाई है, चारों तरफ अंधेरा है और लोगों के हाथ में वो फ्लैश लाइट्स है और कह रहे भारत माता की जय। मैंने कहा भारत माता की जय। यार इससे बड़ा लाइफ में क्या है? गूज़बम्स मोमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब गॉड इज ग्रेट कि ये मुझसे हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। जो बच्चा जिसने स्कूल में कभी हिम्मत भी नहीं किया आगे आकर एक शब्द बोलने की, स्कूल में आपको कभी किसी ने चांस नहीं दिया ना, तो आप में हिम्मत थी। मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी भाई, कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं थी। वो तो जब मैं इंजीनियरिंग में फेल हुआ और जब मैं एक और बार फेल हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इससे बुरा क्या ही हो सकता है लाइफ में। और तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आप वो सब तो बुरा हो चुका है तेरे साथ। सो व्हेन यू आर अगेंस्ट द वॉल, द ओनली वे यू कैन गो इज फॉरवर्ड, चलो आगे। उसके बाद जो मैं बेशरम बना और मैंने एक बात आमुद को, अपने अंदर के आमुद को बोल दी कि परफॉर्म। पहले क्या होता है ना, कई बार आदमी नर्वस रहता है कि यार मुझे लोग देख रहे हैं, शिट शिट शिट। लेकिन अब मैं ऐसा आदमी हूं कि जब तक मुझे लोग नहीं देखते तब तक मुझे मजा नहीं आता है। जब मुझे लोग देख रहे होते हैं तो मैं अलग फॉर्म में आता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर, हमारा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है, अगर यहाँ पर अगर 10-20 और लोग होंगे ना, तो मेरा वो कॉन्वर्सेशन सब लोगों के लिए होता है। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में रहेगा कि यार कोई मैं एक जोक क्रैक कर दूं कि यार इसे मजा आ जाए, ये सब लोग सुन रहे, तो एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन हो। सो ऐसा हमारा पर्सपेक्टिव होता है, मजा आता है। वो बता नहीं सकता मैं आपको, जब स्टेज पर खड़े होकर वो इतना सारा क्राउड आप देखते हो। और सबसे बढ़िया मोमेंट तब होता है जब आपको एक अच्छी बात बोल देते हो और लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है। सब लोग नहीं, अगर 1000 लोगों का क्राउड है ना, उसमें से 100 लोग स्माइल करेंगे और वो 100 लोग ही कमाल होते हैं कि यार ये मेरे साथ है। इन पूरे हजारों की भीड़ में मैं जो बोल रहा हूँ ये 100 लोग बराबर मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड तो क्राउड है, सारी बातें थोड़ी सुनेगा। तो वो एक और अमेजिंग मोमेंट होता है। आपको क्या लगता है, लाइक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टेज पे क्राउड हैंडल करना टफ होता है या माइक के पीछे की ऑडियंस रेडियो पर? जैसे मैंने बोला कि रेडियो पर रोज हमें बदलना पड़ता है, एंकरिंग में रोज लोग बदलते हैं। अब ट्रिक ये है कि वो लाइव ऑडियंस है। रेडियो पर एक बार इजी है, वन वे कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है वहां पर कि मैंने बोल दिया, मैंने गाना सुना दिया। यहाँ पर अगर मैंने बोला भी गलत होगा ना, तो आगे वाला गाना मुझे संभाल लेता है कि चल भाई आमोद ने सही गाना लगा दिया। और लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाते तुरंत, हाँ फोन करके बोल सकते हैं, पर इतना कोई ये नहीं करता। लेकिन लाइव ऑडियंस में अगर शैटर हो रहा है, अभी हाल ही में मैं एक दही हांडी का शो होस्ट कर रहा था, बहुत भीड़, हजारों लोगों की भीड़, पूरा चौक क्राउडेड। आपको तो पता ही है कैसी भीड़ होती है जब डीजे वीजे चलता है, लाइटिंग, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन असामाजिक तत्व तो सब जगह होते हैं। बिल्कुल। तो अचानक से वहां पर झगड़ा हो गया बीच में। सो ऐसे मोमेंट पर पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच रही है, कुछ नहीं पहुंच रही है। अब तुम कंट्रोल कर रहे हो क्राउड, अब यहाँ पर क्राउड कैसे कंट्रोल करोगे?
सबसे पहले तो मैंने डीजे बंद करवा दिया। अब ये तो एक्सपीरियंस से आता है कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैंने डीजे बंद करवा दिया, आसपास के जितने भी लोग हैं सबको दूर हटा दिया, और धीरे धीरे वॉलंटियर्स पास आने लगे, पुलिस आ गई। और ऐसे में भी एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब बहुत सारी भगदड़ मच जाती है, तो ऐसे तो होता नहीं क्योंकि प्रॉपरली मैनेज्ड इवेंट्स होते हैं, सारी चीजें एकदम प्रॉपरली होती है, लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक ऐसी है कि जब ऐसे इवेंट होते हैं, बहुत भगदड़ मच गई ना, तो लोग क्या करते हैं, नेशनल एंथम लगाते हैं। आपने नेशनल एंथम लगा दिया, लोग सीधे खड़े हो गए। सो ये आपका स्पॉन्टिनिटी है, थिंकिंग ऑन द फीट है कि उस मोमेंट पर आप क्या कर रहे हो, कैसे हैंडल। मैंने किया कि आप अगर इधर झगड़ा करोगे और इधर ऐसा सब कुछ होगा तो डीजे नहीं चलेगा, ना तो दही हांडी होगी, ये प्रोग्राम अभी खत्म होगा और सीधा पुलिस में उठा के लोग ले जाएंगे। तो वैसे ही आसपास के उसके जो दोस्त वोस्त लोग होते हैं ना, वो झगड़ा बंद कर देते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर क्राउड मानता है, हाँ मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 90% क्राउड, 99% क्राउड को एंजॉय करना है और वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ 1% वो असामाजिक तत्व होते हैं ना, तो 99 को आप अगर अलग कर दो और उस एक को अगर आप पॉइंट कर दो, तो वो एक को वैसे ही हम क्राउड से बाहर निकाल सकते हैं। बट उस मोमेंट के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है कि आप कितने जल्दी म्यूजिक बंद करते हो, कितने जल्दी लाइट्स जो है वो शुरू करते हो सारे, और उन लोगों पे लाते हो। जैसे ही उनको पता चलता है कि अपने ऊपर फोकस है, तो वैसे ही हर एक आदमी को अपने जान की परवाह होती है, कितना भी रेज में रहा। सो सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन एंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑन द रिसोर्सेस यू हैव। अगर वहां पर पुलिस नहीं है तो भाई तुम तो गलत प्रोग्राम कर रहे हो यार, आपके पास बाउंसर्स नहीं है तो आप गलत प्रोग्राम में हो। सो ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करती है। एंकरिंग करते वक्त कभी स्टेज पे नर्वसनेस फील होती है? हर बार। और मैं तो ये सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने नर्वस होना ही चाहिए। अगर आप हर बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस नहीं हो तो इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर जॉब। अगर मैं एकदम कैजुअली चला गया स्टेज पे, क्या है बिना प्रेप के, तो मेरा रोज का काम है, मैं रेडियो पर इतनी सारी बातें बोलता हूँ, नहीं भाई नहीं। प्री इवेंट मीटिंग होती है, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर से जानते हो कि आपको क्या चाहिए, और फिर आप अपने आप से एक बार बात करते हो कि आमद तू क्या फिलर दे सकता है। कई बार प्रोग्राम बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना यही फॉलो कर। अभी जैसे मैं बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स जब करता हूँ, उसका सबसे बड़ा मेरा यूएसपी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद की बात बिल्कुल नहीं करता कि मैं ये हूं, नहीं, नोबडी गिव्स अ एफ। आपके मंच पर जो लोग बैठे वो इंपॉर्टेंट है, आप उनकी बात करो। आप अपनी बात जितनी कम कर सको, जितने शॉर्ट में आप अगले वाले आदमी को स्टेज पर बुला रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो, और जितने इजीली, जितने प्रोटोकॉल के साथ आप उस इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो, वो होता है। ये पॉलिटिकल इवेंट्स और बड़े इवेंट्स का ये रिक्वायरमेंट है। वही आप कॉन्सर्ट्स में जाओ तो कॉन्सर्ट्स में रिक्वायरमेंट रहेगा कि यार सिंगर को ना अभी 10 मिनट है आने को, परफॉर्मेंस हो गया है, अब 10 मिनट तू कुछ कर दे स्टेज पे जाके। अब भाई 10 मिनट बहुत समय होता है, हजारों लोगों की भीड़ में आपको उस चार्ज्ड अप क्राउड को एंटरटेन करने के लिए, जो श्रेया घोषाल के लिए रुका है और उसके सामने आमोद खड़ा हो गया, एक सेकंड फील होता है, एक सेकंड फील होता है कि यार अब मैं क्या बात करूं। ऐसे में फिर से यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। सो ऐसे में फॉर एग्जांपल जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं गया, थोड़ी देर तो मैंने बात की कि बढ़िया आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्स के नाम ले लिए, सब ले लिए। 1 ही मिनट खत्म हुआ यार। 1 मिनट 1 साल जितना होता है ऐसे में। और अभी भी पीछे से मेरे को कान में बोल रहा है कि नहीं टाइम है, सिंगर आने की है, सिंगर आने की है, टाइम है, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। में क्या करेगा फिर मैंने बोला जो क्राउड में श्रेया घोषाल के साथ किसको सेल्फी चाहिए, सब लोग आते हो, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। श्रेया घोषाल का गाना कौन सा पसंद है आपको, रैंडमली कोई कुछ भी बोल रहा है। तो फिर वहां से मैं डीजे को इशारा करता हूँ, श्रेया ऐसी नहीं आएगी, श्रेया को बुलाना पड़ेगा हमें, चीयर करो। फिर श्रेया श्रेया चीयर करेंगे, श्रेया श्रेया चीयर करेंगे। फिर मैं चला जाऊंगा क्राउड में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, श्रेया का कौन सा गाना आपको पसंद है, क्या आप गा सकती हो। तो उसने हाँ मैं गाई, लेकिन बोला ऐसा नहीं, तुम्हारे अकेले की गाने से क्या होगा। फिर तब तक मैं पूरे फिर ऑडियंस को बोलता हूँ कि यार ये गा रही है, इसके साथ आपको भी गाना है। तो थिंक ऑन योर फीट। दिस इज कॉल्ड गुड क्राउड वर्क। दिस इज कॉल्ड क्राउड वर्क बेसिकली। लेकिन क्राउड वर्क 50 लोगों में और 10,000 लोगों में, जो कभी भी चप्पल उठाकर फेंक के मार देगा कि हटाओ इसको यार, श्रेया घोषाल को लाओ। हमारे नागपुर का तो क्राउड तुम्हें पता है, बिल्कुल वो किसी की नहीं मानता। थोड़ा भी डिले हुआ तो बी प्राक का कॉन्सर्ट था, इट वॉज सपोज टू एंड एट 10 PM, लेकिन हमें बंद करना पड़ा 9:30 बजे क्योंकि क्राउड वेंट बिजर्क। उनको पागल हो गए थे वो, उसने गाना गाए, लोग इतने खुश हो गए, इतना नाच रहे, चेयर्स उठाकर फेंक रहे। हाँ हाँ तुम्हें तो बताइए, मैं था उधर।
मतलब मैं स्टेज पर जाकर बीप रख के कान में बोल रहा हूँ कि सर बंद करना पड़ेगा, क्राउड नहीं हैंडल हो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं। बंद कर दिया यार, मतलब वो भी होता है इमरजेंसी सिचुएशन। और फिर आपको खड़े रहकर सेफली क्राउड को इवैक्यूएट भी करना होता है कि यहाँ से एग्जिट है, वहां से जाइए, ये वाले लोग रुक जाइए, वो वाले लोग मत जाइए। बड़ा काम होता है। एंकर इज द लास्ट पर्सन जो स्टेज से होता है। हाँ हाँ, और सबसे पहले वही चढ़ता है और सबसे लास्ट पहले वही वही चढ़ता है। ये तो खासियत है, दिखता भी तो वही है फिर कि किसने होस्ट किया था। आपने रिसेंटली मकर संक्रांति के समय एक नायलॉन मांझे के खिलाफ सोशल कैंपेन किया था, बोर्ड वगैरह लेकर। मांझा नागपुर, हाँ। राइट। तो आपको क्या लगता है वैसे कैंपेन से लोग मानते हैं? यार हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्योंकि मैंने जिस दिन आपका वो कैंपेन देखा उसके ही 1-2 दिन में लाइक मैंने न्यूज देखी थी कि किसी पुल पर 2 लोगों की मौत हो गई। मांझे से गला कटने की वजह से मौत हो गई। यार देखो, अभी किसी भी कैंपेन को करने का तरीका क्रिएटिव होता है। अभी नायलॉन मांझा होता है तो हमने उसको किया कि मांझा नागपुर। मांझा नागपुर। हाँ, मांझा को हमने ब्रेक कर दिया कि मांझा नागपुर, अब तो मांझा। और उसमें हमने लाइन दी कि नायलॉन मांझा सिर्फ पतंग की नहीं, जिंदगी की भी डोर काट सकता है। सो अभी आप 45 लाख लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। उसमें से मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं 45 लाख लोगों को सुधारूं या मेरे बोलने से कोई माने। मैं कौन हूं भाई, एक आरजे हूं मैं। मेरा काम है इनिशिएटिव लेकर लोगों को अवेयर करना। मैं स्कूल्स में गया, मैं कॉलेजेस में गया, और मेरे इस लाइन से, इस कैंपेन से अगर 2 लोग भी सुधर गए ना भाई, तो भी बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। मैं उस दिन वो बोर्ड लेकर क्राउड में था ना, तो 2-4 छोटे बच्चे अपने पापा को पूछ रहे थे कि पापा नायलॉन मांझा क्या होता है, क्या लिखा है इधर। तो यार वो बच्चा कल जाकर नहीं यूज करेगा। आज आप किसी को भी बोल दो, लेकिन लोगों के अंदर तो क्या आदत है पता नहीं। पता है जब किसी अपने के साथ होगा तभी लोग रियलाइज करेंगे। पीपल लर्न द हार्ड वे। हम हमेशा मानते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट प्रिवेंशन सेक्सी नहीं है ना। प्रिवेंशन को कहा व्यूज है, प्रिवेंशन को व्यूज नहीं, अवेयरनेस को व्यूज नहीं। बट हमारा काम है कि हम करते रहे, हम बोलते रहे, एक एक को सुधारे, चल जाएगा। आपने जैसे अभी कहा कि अवेयरनेस को व्यूज नहीं है, मैं उसी पे एक अपनी बात बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया है, बहुत बड़ी शख्सियत है, एडवोकेट आसिफ कुरैशी, आपने नाम सुना होगा। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ MPCC, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो उनके साथ मिलकर मैंने सोशल अवेयरनेस पर एक पॉडकास्ट किया है। देयर आर नो व्यूज, नहीं आएंगे व्यूज। बट उसी जगह पर अगर आज कोई इन्फ्लुएंसर लाइक डॉली की टपरी का एक पॉडकास्ट करते थे तुम, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें तुम टपरियों की बात करते, हाँ मेरी जान बोलते, तो तुम्हें व्यूज आ जाते। मैं अगर पुनीत सुपरस्टार का एक इररिलेवेंट पॉडकास्ट कर दूं, मेरा पॉडकास्ट मिलियंस में चला जाएगा। अरे बिल्कुल चला जाएगा। वहीं अगर मैं किसी ऐसी लेडी फीमेल इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट कर दूं, लाइक जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, इररिलेवेंट, हाँ इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि उसको लाइक वो समाज में वो क्या चीज दे। कंटेंट क्या है? ट्रांजिशन, कपड़ों का ट्रांजिशन, एग्जैक्टली ये कंटेंट है। कंटेंट क्या है? आप लोगों को थर्स्ट ट्रैप्स दे रहे हो इंस्टाग्राम पे। कंटेंट क्या है? आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसको व्यूज आएंगे और वो आने ही है। देखो मैं तो कहता हूँ वो जो व्यूज है वो आने दो। हमारा काम है अवेयरनेस करना, हमारा काम है कि एक अच्छा कंटेंट और एक वैल्यू एडिंग कंटेंट बनाया जाए। फॉर एग्जांपल, इतने सालों से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। मेरे भी कितने 13,500 फॉलोअर्स हैं। हाल ही में मेरा एक वीडियो 30 मिलियन व्यूज गया, लेकिन उससे मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े? 1000 फॉलोअर्स सिर्फ बढ़े। कन्वर्जन रेट उतना कम है आज के टाइम में, क्योंकि इतना टफ हो चुका है कंटेंट क्रिएशन। सो मेरा काम है फॉलोअर्स के पीछे मत भागो। मेरा काम है कि मैं कंटेंट बनाऊं, अच्छा कंटेंट बनाऊं, वैल्यू एडिंग कंटेंट बनाऊं। अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं ना, तो वो 1000 लोगों को वैल्यू मिल जाए। और 1000 लोग बहुत होते हैं। वैसे हम लोगों को लगता है कि मेरे को 1000 ही व्यूज है, 2000 ही व्यूज है। 1000 लोगों को एक स्टेडियम में रखो, है हिम्मत 1000 लोगों के सामने बोलने की, लेकिन तुम्हारा वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्रिएट करते रहो, वो 1000 लोग ही कंसिस्टेंटली देखते रहे ना, जिस दिन उन 1000 लोगों को बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हारा वीडियो देखकर। उन लोगों ने 4-4 लोगों को शेयर किया तो तुम्हारा वीडियो कितना वायरल हो जाएगा। सो माहौल के पीछे मत जाओ, कोशिश करते रहो, माहौल अपने आप बनता है। बिल्कुल। तो आप NMC के ब्रांड एम्बेसडर हो, तो मैं जानना चाहता हूँ लाइक उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या
आपकी क्या क्या उसमें लाइक क्या Involvement. काम होते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है आपका? यार सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप एनएमसी यानी कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर हो, जो अपने आप में इतनी बड़ी बॉडी है। आपके शहर में इतने सारे काबिल लोग हैं, इतने अलग अलग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, अलग अलग लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, थिंक टैंकर्स है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें हमको मौका मिलता है कुछ यंग लोगों को, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर्स को, कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने। अब ब्रांड एम्बेसडर का काम ये होता है कि यार हमारा जो माध्यम है, जो लोग हमें सुनते हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, उनको हम इन्फ्लुएंस करें अच्छे कामों के लिए, स्वच्छता के लिए और अलग अलग सोशल इनिशिएटिव्स के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक मॉनसून अलर्ट करके इनिशिएटिव लिया था। हर साल नागपुर शहर में बारिश आती है, नागपुर शहर में फ्लड्स आते हैं और पूरा का पूरा नागपुर शहर पानी में डूब जाता है। अब हमें पता है ये होने वाला है, अब फिर से इस पर बातें करते रहेंगे कि आपने काम ही नहीं किया, आपने यही किया, आपने वही किया, या इस पर सोल्यूशन देंगे। सो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना एक सोल्यूशन दिया जाए। आपके एरिया में अगर वाटर लॉगिंग होता है तो आप पहले ही मुझे बताएं। आपके एरिया में अगर आपको लगता है कि ये नाला साफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ना मैं कॉर्पोरेटर हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, मैं वही ना पूछने मैं वाला कोई था, हूँ। आपको ऐसे नहीं लगता आपने एक एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली है? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ये काम हमारा है कि सिर्फ हम इसके बारे में बात करें, हम अथॉरिटीज तक कंसर्न पहुंचाए। जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, लेकिन एक चैनल खुलने से, एक हमारी बात करने से और लोग अवेयर होते हैं। सो स्वच्छता का इनिशिएटिव मैंने लिया था। मैंने फॉर एग्जांपल लंदन स्ट्रीट वाला एक एरिया है, उसको साफ करवाया, पूरा क्लियर हमने किया, जेसीबी लगाकर, सारी मेहनत से। वीडियो भी मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, देख सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन मैं फिर से वहां पर गया, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ स्वच्छता करने से कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन वापस कचरा था। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार कचरा आया कहां से? हमने तो साफ किया था, हमने तो वहां पर बोर्ड्स लगाए स्वच्छ रखो, लेकिन हम ही कचरा करते हैं ना। तो मैंने यही कहा था कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रह गया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रह गया कि यार एनएमसी काम नहीं करती, हम तो कितने अच्छे लोग हैं। फिर कचरा कहां से आया भाई? तीसरे दिन का वो वीडियो है, तीसरे दिन वापस कचरा वहां पर था। और यही जो कचरा है, यही उड़कर आपके नालों में जाता है। इसके वजह से वाटर क्लॉगिंग होती है। आपको बताया, ओला सूखा यानी कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालिए, अलग अलग कलर है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर का आपके इधर आता है कचरा, सेग्रीगेशन होता है आपके घर के सामने। लेकिन हम वो भी नहीं करते, हम तो फेंक देंगे। हमने तो लिया एक रैपर चॉकलेट का, फेंक दिया, क्या ही हो रहा है इससे? वो एक रैपर फेंक के कोई और फेंकता है, तीसरा फेंकता है, इसको लगता है अरे ये तो कचरे डालने की जगह है, और कचरा आ गया। तो मतलब स्वच्छता और कचरा ये नेवर एंडिंग मुद्दा है। तो जब तक हर एक आदमी ये नहीं समझेगा कि माय वेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक हम स्वच्छता की ओर बढ़ ही नहीं सकते भाई। तुम्हारा कचरा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे डस्टबिन में डालो। तो ब्रांड एम्बेसडर का ये मैसेज कन्वे करना काम होता है। हम स्पोक्स पर्सन नहीं है एनएमसी के। हम एनएमसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अगर एनएमसी ने गलत काम किया है, सो फिर वो हमें बुलाते हैं कि आमोद फिर तुम्हारे पास क्या आइडियाज है, क्या लोग कह रहे हैं तुम्हें, क्या कॉल्स आ रहे हैं। जैसे मुझे कॉल्स आते हैं तो मैं सीधा एनएमसी के पास पहुंचता हूँ। मिशन पॉसिबल के लिए मेरे पास कॉल्स है कि आमोद ऐसा ऐसा है, ये करना है, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। तो जब तक आप नहीं पहुंचोगे हम तक या फिर एनएमसी तक, तब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, तब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। सो ये बात है, कभी हम लोगों तक पहुंचते, कभी लोग हम तक पहुंचते और फिर हम प्रशासन तक। आपके हिसाब से नागपुर के लोग अवेयरनेस को लेकर कितने चिंतित है, या फिर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं? नागपुर में कमाल की बात मैं तो आपको बताता हूँ। नागपुर में ना जो काम पॉलिटिशियंस ने करना चाहिए वो काम कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। कैसे? इश्यूज को हाईलाइट करके बहुत बढ़िया हो रहा है। आपको घर बैठे बैठे पता चलता है कि भाई आज ये फ्लाईओवर है, यहाँ पर ये गड्ढा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, 100 वीडियो आ गए, क्योंकि सबको फेमस बनना है। लेकिन बस मेरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अवेयरनेस कर रहे हो, लेकिन आप अथॉरिटी नहीं है आपके पास उस चीज के ऊपर कमेंट करने की कि यार ये पॉटहोल बना, ये बना कैसे, क्यों बना, ये जानबूझ के किया है। मतलब नैरेटिव अमूमन ऐसा सेट किया जाता है कि तो गलत ही बना है। लेकिन यार जैसे फॉर एग्जांपल आप हो या मैं हूं, तो हम लोगों में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप लॉयर हो तो आप बिना फैक्ट्स के बात नहीं करोगे। मैं आरजे हूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी है कि अगर मैं किसी चीज का वीडियो बना रहा हूं तो उसके बारे में मुझे आगा पीछा पता होना चाहिए। अभी अशोक चौक के फ्लाईओवर की बड़ी बात हुई कि यार घर के अंदर से घुस गया फ्लाईओवर, ऐसे कैसे बनाया, एनएचआई ने गलत फ्लाईओवर बनाया। अब कोई भी एक रैशनल और कोई भी एक कॉमन सेंस वाला आदमी ये बात समझ सकता है कि भाई
ऐसा तो होगा नहीं कि घर के अंदर से बना और वो वैसा ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अतिक्रमण हुआ होगा, बालकनी उसने बाहर ली होगी। जैसे हम क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, वैसे जब लोग घर बनाते तो वो लोग अपनी लेवल के बाहर घर बनाते। जैसे 1700 स्क्वायर फुट का एरिया है तो कोई 1800 स्क्वायर फुट में घर बना देता है, बनाते। ये हमारी नॉर्मल है हमारे लिए। हमारे देश में सब जगह होता है, सिर्फ नागपुर की बात नहीं है। तो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कैसा फ्लाईओवर बनाया, ये तो 8वां अजूबा है। आप इमेजिन कर सकते हो यार परवेश की कितनी बड़ी स्टेट मशीनरी लगती है एक फ्लाईओवर को बनाने में। कॉन्ट्रैक्टर लास्ट होता है फूड चेन में। सबसे पहले एक मिनिस्टर होता है जो सोचता होगा, फिर उसके बाद उसके सेक्रेटरीज होते होंगे, फिर उसके बाद एक पूरा कमीशन होता होगा। जैसे NHAI एक पूरी बॉडी है जो बैठती होगी कि कहाँ फ्लाईओवर्स हमें बनाने हैं, कितना टाइम हमें लगेगा, कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इतना सारा पैसा जा रहा है, क्या इंजीनियरिंग है, कितने लोगों की लाइफ जो है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये अगर गलत बन गया तो कितना बड़ा रिस्क है। तो अब वो बन गया तो ऐसा तो किसी ने बिना सोचे समझे नहीं बनाया है। हाँ, आप NHAI को पूछो कि भाई ये कब हटने वाला है घर, आपने ये सवाल ही नहीं पूछा। आपने बोला कि NHAI ने गलत ही बना दिया, घर के अंदर से फ्लाईओवर लिखे गए। यार कौन सा कॉमन सेंस वाला आदमी ऐसी बात करता है। मुझे 10 लोगों ने वो वीडियो भेजा और मुझे बोला कि यार आमोद आपने इस पर कुछ वीडियो नहीं बनाया। मैंने बोला 50 वीडियो तो बन चुके बिना आगा पीछे जान के। NHAI ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो अतिक्रमण है, वो टूटने वाला है। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, वो फ्लाईओवर खुला भी नहीं है। सो अच्छी बात यही है और बुरी बात भी वही है कि टू मच ऑफ कंटेंट अबाउट एवरीथिंग। शूट शीट विद कॉन्फिडेंस, फैक्ट्स नहीं। सॉरी, वी डोंट डू दैट हियर। आपसे बात करने से पहले तक मैं सोचता था आरजे सिर्फ बहुत अच्छे इंटरटेनर्स होते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ, मतलब हम एंटरटेन भी करते हैं यार। क्या होता है पता नहीं, मेरे पॉडकास्ट में आप लोग ऐसे सवाल मुझे पूछ लेते हो, फिर सबको लगता है कि बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर कोई मुझे जब फेस टू फेस मिलता है उसको पता चलता है यार ये तो इतना चिल आदमी है। पॉडकास्ट में कई बार ऐसी गहरी बातें हो जाती है। तो वो तो सवाल आप उस जहां पे हमें ले जाओगे हम वहां पे चले जाते, जैसा देश वैसा भेष। सही है। अगर आपको आज के समय एक सिटी वाइड कैंपेन चलाना हो, कोई भी सोशल, तो वो क्या होगा? यार अभी मैं एक नवरात्रि में कैंपेन करने की सोच रहा हूँ, वो करने ही वाला हूँ मैं नागपुर पुलिस के साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे नागपुर शहर का। आप देख रहे होंगे कि आए दिन रेड पड़ रही है, विमेन को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता कैसे है? अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हुए देखते हो तो क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यही आपको नहीं पता है। आप किसे कंप्लेंट कर सकते हो? सबको डर लगता है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं ना कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा, उसे सब देख रहा होता है, लेकिन पीपल चूज टू इग्नोर। और सही बात है, सबको सेफ रहना है कि मैं थोड़ी बताऊंगा यार कल मेरे ऊपर आ गया तो। सो इसी इनिशिएटिव को लेकर ऑपरेशन शक्ति नागपुर सिटी पुलिस ने इनिशिएटिव लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई सारी महिलाओं को उन्होंने बचाया है, कई सारी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से उन्होंने जोड़ने का काम किया है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही करते हैं ये सब काम एक्स्ट्रा इनकम के नाम पर। सो उसकी लीगैलिटीज क्या है, उसमें कहाँ चीजें इलीगल होती है, और हम एज अ सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पुलिस को बताकर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव मैं अभी लेने वाला हूँ। सो ये मेरा कैंपेन है। इसके करने के तरीके रेडियो पर अलग होता है कि रेडियो पर हम इसके बारे में बात करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, कॉल्स लेंगे, फिर हम ऑन ग्राउंड जाएंगे, कभी स्लम्स में जाएंगे, कभी स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, दुर्गा पेंडॉल्स में जाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक बार ऐसा है कि पूरे शहर को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस पूरे इनिशिएटिव में हमने किसी एक को बदल दिया, किसी एक में हिम्मत आ गई, किसी एक लड़की की भी जान बच गई ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारी तरफ से। सो ऐसे हमारे कैंपेन्स होते हैं, मुद्दे हम उठाते रहते हैं। कभी कभी फनी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार हम सोशल ही मुद्दे उठाते हैं, नहीं भाई। हमारा भी फूड फेस्ट आ रहा है, तो हम फूड फेस्ट की बात करेंगे। नागपुर शहर में खाना कौन सा अच्छा है, टॉप 5 साउजी प्लेसेस कौन सी है, टॉप 5 तर्री पोहा प्लेसेस कौन सी है। आप एक हमारे शो में थे, पैसों का पेड़, आपने वहां देखा कि हम कितना मस्ती करते हैं, वहां पर गेम शोज होते हैं, मस्ती मजा होता है। सो जिस ढांचे में आप हमें डाल दो उस ढांचे में हम डल जाते हैं। इंजीनियर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, रिसेंटली आपको वायरल आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, क्या मोमेंट रहा था आपके लिए? यार अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बढ़िया मुझे लगा अवार्ड मिला, और स्टेज पर मैंने एक्सेप्ट किया
वहां पर बहुत सारी स्टोरीज थी परवेश, जो मैंने देखी ना। बहुत सारे लोग थे जो अपना सब कुछ काम छोड़ के कंटेंट बना रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आरजे हूँ, मेरा काम तो है ही कंटेंट बनाना, बट मुझे खुशी इस बात की हुई कि कई बार जो मेरे वीडियोस रहते हैं ना, वो ऐसे मस्ती भरे प्रैंक्स, वो वीडियोस मेरे वायरल नहीं हुए, ना मैंने उतने वीडियोस बनाए हैं। मुझे वायरल आरजे इसलिए मिला क्योंकि मैंने सोशल इनिशिएटिव्स लिए, वो वीडियोस वायरल हुए। उसमें 1 मिलियन व्यूज नहीं, लेकिन उसमें 1 लाख व्यूज है। 1 लाख व्यू में 100 लोगों में तो अवेयरनेस आएगा। बिल्कुल। अब हमने मिशन पॉसिबल किया, उसको 2 लाख व्यूज आ गए उस वीडियो को। सो नागपुर शहर के ही नहीं, नागपुर शहर के बाहर के लोगों ने भी देखा। सो यार बढ़िया था कि आपको जब अवार्ड मिलता है तो एक रिकग्निशन होता है कि हाँ माहौल बन गया कि भाई को अवार्ड मिल गया है, लेकिन वो रिकग्निशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरा नेक्स्ट एम है कि अभी मुझे वायरल आरजे मिला, अब मुझे और कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, और क्या मैं कमाल करूं, और बेस्ट आरजे ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट आरजे। सो एक स्टेपिंग स्टोन होता है, मजा आता है, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, बाद में पता चलता है कि अगले साल और किसी और को मिलने ही वाला है वो अवार्ड। सो मूव ऑन। ओके, आपको आपके फैन से सबसे ज्यादा प्यार कब मिला, या फिर कोई ऐसा मैसेज जब आपको लगा हो कि यस हाँ बन गया भाई, फेमस हो चुका है अब। यस? यार तो बताओ, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मेरी लाइफ में ये थी कि मुझे लगा जब मैं आरजे बनूंगा ना तो बस एक दिन शो करूंगा मैं फेमस, पूरे शहर में सब लोग मुझे जानेंगे। बिल्कुल कोई नहीं जानता आपको। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ऐसा लगना कि मैं बहुत एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता है ना, लाइक हाँ। रेडियो में और फोन से भी अगर हम रेडियो सुन रहे हैं तो हमें सिर्फ आवाज आ रही है, हमें पता नहीं है उसके पीछे इंसान कौन बैठा है। इसीलिए आपको ग्राउंड पर एक्टिव होना बेहद जरूरी है। अब जब तक मैं आपसे नहीं मिलूंगा या जब तक मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा, तब तक लोग पता कैसे चलेगा ये जो आवाज जो हम सुनते हैं उसका चेहरा ये है। आरजे आमोद मैं बोलता हूँ तो आरजे आमोद तो है, सब लोग मेरा नाम जानते हैं, लेकिन वो कैसे दिखता है, करता है क्या है, ये लोग नहीं जानते ना। फिर तो उसमें सोशल मीडिया तुम्हारा काम आता है, और तुम्हारे ये जो मेहनत है ग्राउंड पे तुम जाते हो, और वो 1 साल में आप फेमस नहीं होते हो। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर भी कोई नहीं जानेगा आपको। लेकिन जब तक आप ये सोचोगे ना कि यार मुझे कोई जान नहीं रहा है, यार मुझे कोई कर नहीं रहा है, यार जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वो बटरफ्लाई को ढूंढने के लिए मत जाओ आप कि यार इसको पकड़ूंगा इसको पकड़ूंगा। आप एक गार्डन सजा लो, बटरफ्लाइज खुद आ जाएगी। सो मेरा यही है, ट्रस्ट द प्रोसेस। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं तो टैलेंट भी नहीं मानता हूँ, हार्ड वर्क इज द की। बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है कि हार्ड वर्क इट्स टैलेंट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एकदम सिंपल बात है। मुझे कभी ऐसा नहीं कि हमें इनसिक्योरिटी नहीं होती, हमें भी होती है यार इसका वीडियो वायरल हो गया, यार ये आरजे ने तो कमाल कर दिया। लेकिन मेरा होता है कि इसने एक बार कमाल किया है ना, मैं साल भर कमाल करूंगा। इसने 2 बार किया है ना, मैं 4 बार कमाल करूंगा और करते रहूंगा। और इसने क्या बढ़िया किया है, मैं इससे सीखूंगा। मैं मानता हूँ एक अच्छा आरजे, एक अच्छा चोर होना चाहिए। अच्छा, चोर फॉर एग्जाम्पल क्वालिटीज चुरा ले। क्वालिटीज। मैं कई बार स्टेज शो पे जाता हूँ, किसी एंकर को देखता हूँ, यार इसने ये बात तो बहुत बढ़िया की, अब मैं अपने सेट में ये बात इंक्लूड करूंगा कि यार आमोद कैसे बेटर कर सकता है। आज मैं तुमसे मिला कि यार सैयद ने, परवेज ने तो बढ़िया नेटवर्क बना लिया, इसने तो बढ़िया स्टूडियो सेटअप कर लिया, इसने कैसे कैमरा लगाया है, इसने कौन सा माइक यूज किया है, अब मैं ये चुरा लूंगा कि यार ऐसा भी हम कर सकते हैं। रात को हम इतना लेट शूट कर रहे हैं अपना सब काम छोड़ के, तो ये भी हो सकता है। सो धीरे धीरे एक चुराते जाओ। आपको कॉल्स आते होंगे रेडियो पर? बिल्कुल। कभी कोई ऐसे लिसनर का कॉल आया है कि लाइक आपको इमोशनली टच कर गया हो, या बहुत गहरी बात कह दी हो किसी ने? वैसे मेरे लिए तो वो बात नहीं थी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आरजे राजन मेरे मेंटोर थे, जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आया। उनको देख के ही मैं रेडियो में आया, उन्होंने मुझे माय एफएम में लाया, उनकी वजह से मेरी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो गई। और अचानक उनकी डेथ हो गई। एक बहुत ही सडन लॉस था पूरी रेडियो इंडस्ट्री के लिए। मतलब वो एक ऐसा आदमी था जो एवरग्रीन, एक प्रॉपर आरजे जो होता है ना, सुपर एनर्जेटिक, मस्ती, गाना गाए, डांस करे, धूम मचाए, वैसे थे वो, रॉक स्टार। तो अचानक उनकी डेथ हो गई और मेरे लिए तो वो शॉक ही था। मतलब ही वॉज लाइक अ गॉड फादर फॉर मी इन द इंडस्ट्री। और वो इतना बड़ा सपोर्ट चले जाना। और अगले दिन सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट ये था कि मुझे उनका शो, उनका ट्रिब्यूट शो करना था, क्योंकि मुझे हमारे बॉसेस ने कहा कि आमोद ही चोज यू, यू हैव टू डू इट। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रेडियो का बटन दबाऊं। उस दिन मैंने कहा कि यार बात मैं कर रहा हूँ, बात मुझसे हो नहीं रही है, आज नागपुर बात करेगा। आज आरजे राजन से आपने कब बात की थी, क्या आप कभी मिले थे,
कौन सी उनकी बात आपके दिल को छू गई, आप मुझे बताइए। कंटिन्यू कॉल लाइंस चल रही थी। उसमें एक लिसनर ने मुझे कॉल किया कि यार आमोद एकदम आज राजन सर की याद आ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट अब द शो मस्ट गो ऑन, आप बढ़िया कर रहे हो, आप अच्छा करते रहिए, हम आपको भी सुनेंगे। फिर 1 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि यार आमोद आपका मैं शो सुन रही हूँ, मुझे एकदम राजन सर की याद आई कि वो ऐसा करते थे, कि वो ऐसा इनिशिएटिव लेते थे, उनका ऐसा माहौल होता था। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। वरना तो वो रेगुलर मोमेंट्स होते ही है कि आपने कहा कि मुझे भूख लग रही है यार, आज कुछ खाना है, तो कुछ लिसनर्स इतने स्वीट होते हैं कि वो आपसे मिलने आते हैं दिन भर में, कभी तो कुछ खाना लेकर आ जाते हैं, आपसे फोटो लेने के लिए आ जाते हैं, आपको कहीं मिलते हैं। कई बार मैं पेंडॉल्स वेंडॉल्स में विजिट करता हूँ जब गणपति या कई वीडियो बनाने के लिए, तो एकदम से कहता है आप आरजे आमोद हो ना, आपको हम रेडियो पे सुनते हैं। सो वो बढ़िया मोमेंट होता है। अरे बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया मुझे मजा तब आता है जब मेरे घर वालों के सामने कोई मुझे आकर पहचानता है, क्योंकि वो है ना स्टैंड अप कॉमेडियन का कि मेरी इज्जत बहुत है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता कि मेरी इज्जत बहुत है, वहां तो इज्जत नहीं होती। सो जब लोगों के आगे लोग आपको पहचानते हैं तो बड़ा मजा आता है यार। तो आपके हिसाब से सक्सेस का क्या मतलब है? लाइक अवार्ड्स, पैसा या पब्लिक का प्यार? बहुत गहरा सवाल है ये। मैं हमेशा सोचता हूँ कि सक्सेस क्या है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा, या सबके लिए इस दुनिया में सक्सेस की परिभाषा चेंज होते रहती है और वो होनी चाहिए। अलग डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कभी जो आदमी 7,000 रुपए कमा रहा था उसके लिए सक्सेस वो था कि वो 20,000 रुपए महीना कमाए। 20,000 वाले के लिए सक्सेस वो था कि वो 50,000 कमाए। 50,000 के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं 1,00,000 कमाऊं। 1,00,000 कमाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं आईफोन ले लूं। आईफोन के बाद आपको लगता है कि मैं कार ले लूं। सो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आप धीरे धीरे पाते रहते हो और फिर आपको रियलाइज होता है कि ये तो कुछ नहीं था। सो सक्सेस वही होता है जो आपके पास नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है आप सक्सेस के शिखर पर कभी पहुंचते नहीं और पहुंचने भी नहीं चाहिए। आपके पास जो नहीं है वो ही सक्सेस की परिभाषा है आपके लिए। आज मेरी अलग हो सकती है, कल मेरी अलग हो जाएगी। आई हैव नेवर हर्ड सच डिफरेंस। बहुत गहरी बात करी आपने। वही है ना सक्सेस क्या है यार, कि जो हमारे पास नहीं है। किसी और के लिए तुम सक्सेसफुल हो, किसी और के लिए मैं सक्सेसफुल हूं। मेरे लिए तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, तुम्हारे लिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो। और इस दुनिया में जिसके लिए जो सक्सेसफुल है, अगर उसको लगता है तो वो सही में सक्सेसफुल नहीं है आदमी। भाई अंबानी को भी नहीं लगता वो सक्सेसफुल है, वो आदमी इतना काम करता है, वो आदमी जियो बना दिया और कुछ बनाऊंगा। भाई क्या है सक्सेस? सक्सेस वही है जो हमारे पास नहीं है। वो देखिए हमारा कैमरामैन भी रिलेट कर गया आपकी बात से। ओके, आरजे ना होते आप तो क्या होते? मैं बहुत बढ़िया सेल्समैन होता। सेल्समैन? हाँ, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। मतलब ऐसा मुझे अभी लगता है, क्योंकि अभी इतने साल मैंने रेडियो कर लिया, हम इतने सारे कैंपेन्स बनाते हैं, तो मुझे अभी आरजे के अलावा ऐसा लगता है कि यार अगर मैं सेल्स में होता तो मजा आता। क्योंकि सेल्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको अपॉर्चुनिटीज से रोज नवाजती है, आपको इंसेंटिव से नवाजती है, लेकिन भयानक स्ट्रेस देती है। मतलब सबसे मैं कहता हूँ अनफॉरगिविंग, या क्या वर्ड है मैं वर्ड नहीं समझ पा रहा हूँ, सबसे थैंकलेस जॉब अगर किसी का है तो वो सेल्स का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे रेडियो में भी रेडियो चलता है क्यों? क्योंकि एड्स आती है। वो एड्स बेचेंगे आपको, सेल्स की टीम होगी, सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स हेड होते हैं जो कैंपेन बनाते हैं, ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं कि व्हाई रेडियो, व्हाई यू शुड चूज रेडियो एंड व्हाई आरजे आमोद। हमें वो बेचते हैं ना कि हमारे रेडियो पे आरजे आमोद है। अगर हमारी सेल्स टीम ग्राउंड पर ना जाए और सारे क्लाइंट्स को ना सुनाए कि ये आरजे आमोद है, तो किसे पता। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल्स में होता तो कमाल कर देता भाई। मैं बेचता माल, कुछ भी हो। इंजीनियरिंग से आपका दूर दूर तक वो है ही नहीं शायद से मेरे लिए। पर मैं एक बात कहता हूँ यार परवेश की, लाइफ में सबने, मतलब सबने नहीं, जिसको नहीं पता कि उसे लाइफ में क्या करना है उसने इंजीनियरिंग करना चाहिए। कहीं ना कहीं लेकर ही जाएगी लाइफ, कहीं ना कहीं ले जाता है। इतना एक्सपोजर, इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है। अच्छा, M3 का पेपर मैंने 2-3 बार दिया, तब मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार आमोद तू मैथ्स के लिए तो बना नहीं है यार, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है तेरा इसमें। सो इंजीनियरिंग करो, सब पता चलता है, ज्ञान। आपको क्या लगता है टीवी एंकर्स और आरजे दोनों में से कौन बायस्ड होते हैं? यार बायस्ड नहीं होते, नरेटिव सबका अलग अलग होता है, एडिटोरियल लाइन सबके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल चैनल वाइज सबकी एडिटोरियल लाइन होती है। आरजेस का मैं बता सकता हूँ, टीवी एंकर्स का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं माय एफएम से हूँ, हमारी लाइन है टैगलाइन चलो अच्छा सुनते हैं। सो हम जो है वो अच्छी बातें करेंगे,
हम जो है रेडियो पर कभी भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करना चाहते, ना हम टीआरपी की लड़ाई में, क्योंकि हमारी टीआरपी होती ही नहीं है। हमारी टीआरपी आप लोग हम गाने सुनाने के लिए आए हैं, वो गानों के बीच दो लोगों की जो लिंक है वो है। सो हम ना तो क्रांतिकारी है, ना तो हम टीवी एंकर्स है, ना तो हम न्यूज बताते हैं। सो हम पॉलिटिक्स, सेक्स, रिलीजन, ये तीनों जहां भी कंट्रोवर्सीज होती है, इन टॉपिक्स को हम अवॉइड करते हैं मोस्टली। लेकिन जब जरूरत हो, रिलीजन की, जब नागपुर में दंगे हुए तब हमने एक हार्ड स्टैंड लिया कि ये मेरा नागपुर शहर नहीं है, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। दंगे किसी के भी ग्रुप्स के हो, किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन मरता आम आदमी जिसकी गाड़ी ईएमआई पे, उसकी गाड़ी आप जला रहे हो, यहाँ पर हम हार्ड स्टैंड लेंगे। किसी का रेप हो रहा है तो उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम 10 दिन बात करेंगे, अनकंफर्टेबल बातें करेंगे। रेडियो कई बार डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली में निर्भया का केस देखा होगा, तो कोई भी रेडियो स्टेशन हैप्पी गाने चलाया नहीं। रेडियो जो था सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। रेडियो ने कहा कि हम ना तो खुशी की बातें करेंगे, ना तो हम आपको हैप्पी सॉन्ग सुनाएंगे, हम इसी मुद्दे पर बात करते रहेंगे जब तक इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि रेडियो तो हैप्पी वाइब देता है, हम तो खुशी की बात करते हैं। बीच में वो एक नागपुर शहर में वो एक छोटी लड़की का इंसिडेंट हुआ था ऑटो वाले के साथ, उसके ऊपर हमने बहुत बड़ी हार्ड लाइन दी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑटो एसोसिएशन को हमने लिया था, लॉयर्स को हमने ऑन एयर लिया था, हमने पेरेंट्स को लिया था ऑन एयर। एक ऑटो वाले पर पेरेंट्स सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो आपके बच्चे को स्कूल ले जा रहा है और स्कूल से ला रहा है सेफली। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे पहले भाई ऑटो वाले भाई होते हैं। हॉस्पिटल जाना है तो आपका एक ऑटो वाला फिक्स होता है, आप उसे फोन करते हो। मेरी दादी एजेड है, उनका भी एक ऑटो वाला है, हमारी कॉलोनी में है, तो वो तो हमारे सबसे बड़े सारथी होते हैं भाई। तो ये नहीं हो सकता। तो कई बार हार्ड लाइन्स भी हम लेते हैं, बट हाँ, हम मेनली वी आर हियर फॉर इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। सो हम बायस नहीं होते, लेकिन हाँ, सबकी एडिटोरियल लाइन अलग अलग होती है। कुछ कुछ रेडियो स्टेशन होते हैं ऐसा जो ट्रिकी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली रेडियो इज अ पॉजिटिव मीडियम। रेडियो में लाइट कंटेंट होता है, रेडियो में मस्ती होती है, रेडियो में प्रैंक्स होते हैं। मतलब जहाँ टीआरपी वर्ड आ गया वहां पे हम टीआरपी का गेम ही नहीं खेलते ना। जहाँ टीआरपी का वर्ड आ गया वहां तो आपको एलियंस भी दिखाने पड़ेंगे, वहां आपको डिबेट्स भी दिखानी पड़ेगी, रिलीजन टू रिलीजन फाइटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं ना। आपका चैनल पीछे रह जाएगा। इतना चैनल, इतने एंकर्स, इतने लाखों लोग, एडवर्टाइजर्स है। जब तक एड नहीं आएगी, जब तक चैनल नंबर 1 पर नहीं जाएगा, पैसे कैसे कमाएगा आदमी। सो न्यूज चैनल्स को भी हमें रैशनली देखना शुरू करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है न्यूज चैनल्स आर नथिंग बट कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट ही बना रहे हो। मुझे तो कॉमेडी शोज लगते हैं वो तो है ही, क्योंकि बीइंग अ लॉयर मैं अगर न्यूज देख रहा हूँ तो मुझ में सीरियसनेस होगी। हाँ, क्योंकि मुझे जानना है उसकी, मैं वहां जाकर खोज पड़ताल नहीं कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन न्यूज। फॉर एग्जांपल जैसा है द ट्रुथ अनलॉक। यस, आज हम सुन रहे हैं द ट्रुथ अनलॉक्ड। यस, अनलॉक हो रहा है ट्रुथ होगा आज। सैयद परवेज हमारे होस्ट है। ट्रुथ अनलॉक, यही बातें घुमाएंगे। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है वो थोड़ी बताएंगे आपको। दैट्स द गेम। जैसे 15 अगस्त को मोदी जी झंडा फहराया। बस मोदी जी ने झंडा मोदी जी ने फहराया झंडा जी, झंडा फहराया मोदी जी ने। हाँ, बस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। 100 हेडलाइंस आपको सुनेंगे, 100 में 20 ही हेडलाइंस रहेगी। उन 20 हेडलाइंस को 4 बार अलग अलग तरीके से बताएंगे आप। सो इट इज अ गेम ऑफ टीआरपी एंड कंटेंट। सो उस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन है उसमें भी कुछ लोग जिंदा है, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। आपके पास अभी पहले समान कंपल्शन नहीं कि मुझे यही पोर्टल फॉलो करना है। आप लो ना, आप तो ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, आप अखबार पढ़ो। आज तो इन्फॉर्मेशन का कोई टेंशन नहीं है। आप चैट जीपीटी को बोलो, चैट जीपीटी प्लीज वेरीफाई व्हाट इज द वायर सेइंग अबाउट इट, 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग द सेम थिंग। वो वेरीफाई करने के लिए उतनी रिसर्च नहीं करते। चैट जीपीटी इज द की। कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अभी एआई इज टेकिंग ओवर, तो उसमें तो इजी वे आउट हम हमेशा ढूंढते हैं ना, हमारा काम ही वो है। तो रेडियो पे तो आप हमेशा एनर्जेटिक और हैप्पी रहते हो एकदम। कभी ऐसा हुआ है कि आज मूड नहीं है? कई बार। लेकिन रेडियो पर जाकर सोए 7 बजे हेलो नागपुर तो बोलना ही है, गुड मॉर्निंग नागपुर तो बोलना ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल, रोज मुझे सुबह ऐसा लगता है क्योंकि मैं हूँ जनरली, मैं था इवनिंग जॉक ना, पहले मैं इवनिंग शो करता था। अभी 4 साल से मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ। अच्छा। सो मैं अभी तक, मेरी बॉडी उठती ही नहीं है सुबह।
आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट मेरा शो है ना, तो मैं जब सुबह उठता हूँ 5:45 तब मैं खुद खोलता हूँ, आमोद जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो रोवत है, जो सोवत है वो रोवत है। खुद को बोलता हूँ, मतलब मैं उठ तो जाता हूँ लेकिन मेरी आत्मा नहीं उठी हुई, मेरी आत्मा वही ब्लैंकेट में सोई है। मैं उठ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, ऑफिस में पहुंचते तक मैं उस डेड इमोशन में हूँ। अगर कोई मुझे ऑफिस पहुंचते तक देखे ना, सिर्फ हमारा गार्ड है वो देखता है मुझे कि मैं कैसा था, बोलता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ऐसा होता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टूडियो में पहुंचता हूँ ना, स्विच हो जाता हूँ। जैसे मैं माइक देखता हूँ कि चल भाई आमोद अभी उठ गया है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं बोला गुड मॉर्निंग नागपुर, नहीं गुड मॉर्निंग नागपुर। जैसे ही मैं पहली लिंक कर देता हूँ, बस मेरी नींद खुल गई, सब सही हो गया, बढ़िया एक ब्लैक कॉफी ले ली, तो फिर शो फ्लो में आ गया। बट तब तक तो भाई जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो रोवत है, रोज बोलता हूँ मैं खुद को ये। तो बेसिकली डेडिकेशन ही इंसान को सही से जगा सकती है। बस एक ही बात बोलता हूँ लाइफ में, सिर्फ डेडिकेशन, डिसिप्लिन। और वो डेडिकेशन भी क्यों है? क्योंकि कंपल्शन है, क्योंकि मेरे 7 की लिंक है। अगर मेरी 9 की लिंक होती ना, तो बाय गॉड मैं कभी 7 बजे नहीं उठ सकता। मैंने आज तक जिम के लिए मैं कभी सुबह नहीं उठा हूं। अच्छा, मैं उठ ही नहीं सकता। मेरा जब इवनिंग शो था तब मुझे 12 बजे ऑफिस जाना था, लेकिन तब भी मुझे सुबह 10 बजे उठना ऐसा लगता था, 10 बजे मैं कैसे उठूं नींद से, इम्पॉसिबल लगता था 10 बजे उठना। अब आदमी 5:30 पौने 6 बजे उठ जाता है। सो कंपल्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। आप ऐसे लोगों के लिए भी एक मिशन पॉसिबल बना लो। खुद का मिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है 4 साल से। सुबह 6 बजे उठकर गुड मॉर्निंग नागपुर। बस ये मैं अभी कल सुबह तो जरूर बताऊंगा कि मुझे ऐसा सवाल पूछो, और सही में मैं खुद को रोज यही बोलता हूँ कि आमोद जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। ये खुद को बोलता ही हूँ मैं कि जो जागत है वो पावत है। ओके, आपका माइक ऑफ करते ही आपके मुंह से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? कितना बोल दिया यार मैंने, ऐसा बोलता हूँ। और फिर मैं रिविजिट करता हूँ कि यार इसको कुछ अलग मैं बोल सकता था क्या, कुछ ये कर सकता था। कई बार अभी मुझे सर्दी बहुत होती है, तो कई बार मैं पहले रुमाल देता हूँ, सब कर देता हूँ, और फिर लिंक करता हूँ। फिर बाद में कई बार लिंक होती मैं चीख भी देता हूँ। कई बार हम खांसी भी रोकते हैं, कई बार तो मैं ऑन एयर भी खांस देता हूँ। हो गया भाई खांसी, अब क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज है, कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद मैं अगला भी सोचता कि यार अगला मुझे क्या बोलना था, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना, ये भी सोचता हूँ मैं। और एक और सोचता हूँ माइक बंद तो किया ना मैंने, ऑफ तो नहीं है साला, ऑन तो नहीं है। तो ऐसा होता है कई बार, कभी कभी होता है, आपको लगा हाँ। माइक बंद कर दिया, आपने बोल दिया शिट। नहीं तो वो तो नहीं बोलता मैं स्टूडियो में, अपशब्दों पर पूरा कंट्रोल करता हूँ। अच्छा। मैं बहुत अपशब्द बोलता हूँ लाइफ में, बिना अपशब्द के मैं अगला वर्ड बोल ही नहीं सकता। कभी कोई लिसनर का कॉल आया, आपको बहुत पका दिया उसने, बहुत पकाते हैं आपने कॉल रख दिया, आपको लगा आपने कॉल रख दिया, हाँ, और आप माइक ऑफ करके बोल रहे हो शिट। हाँ वो तो होता है, कई बार होता है। लेकिन हमारे इसमें फायदा क्या होता है कि लिसनर के साथ ऐसा नहीं होता, Okay. बट ऑन एयर कई बार होता है कि जब मैंने लिंक फिनिश कर दिया और मैंने अगला गाना प्ले कर दिया, तो एक पीजीएम का बटन होता है जो आपको लाइव रखता है, और जैसे मेरा बोलना होता है तो जो पीजीएम बंद करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं माइक का फेडर कम कर देता हूँ ना, तो वो अपने आप पीजीएम बंद हो जाता है। लेकिन कई बार गाना आ गया, एंजॉय कीजिए गाना, फिर मैं भी वो गाना एंजॉय करता हूँ और हमिंग करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल गाना हम्मा, तो मैं भी कई बार हम्मा हम्मा, बाहर लोग सुन रहे हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फिर मुझे रियलाइज हो उप्स की पीजीएम शुरू है, फिर मैं फेडर डाउन कर देता हूँ, तो वो होता है। और जब लिसनर ऐसा करता है तो माइक बंद करके स्पीकर में आवाज आती है। सो मैं लिसनर से हमेशा स्पीकर पे ही बात करता हूँ, हेडफोन्स में बात नहीं करता, क्योंकि हेडफोन्स में आपको रियलाइज नहीं था स्पीकर ऑन है या ऑफ। तो लिसनर के साथ ऐसा नहीं होता। कई बार लिसनर्स बहुत लंबी बात करते हैं, बट उनको बताना पड़ता है कि चलिए यार भाई अभी मेरी अगली लिंक आ रही है, बाद में बात करते हैं। क्योंकि यार वो तो बात करने के लिए वही हमारे माँ बाप है, उनसे तो हम नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी आवाज को एक फनी नाम देना हो, जैसे नागपुर का हनी सिंह या माइक का शाहरुख खान, अरे बाप रे, क्या नाम दोगे आप? बहुत ही ये क्रिएटिव सवाल है वैसे देखा जाए तो। मैं तो ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ आपकी आवाज से, मैं रोज सुनता हूँ। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि नागपुर का रणवीर सिंह, नागपुर का रणवीर सिंह, एनर्जी के लिए, अतरंगी के लिए। मैं क्योंकि मुझे ऐसा, मेरे ऑफिस के भी सारे लोग कहते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत है, कि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ ना। मुझे मेरे ऑफिस के लोग कहते हैं कि तुझे एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो वो बहुत हिलते रहता है, ये करता है।
तो भी तुम भी नोटिस कर रहे हो कि इधर भी मैं हिलता हूँ, कभी ऐसा हाथ रखूंगा, कभी ऐसा हाथ रखूंगा, तो ये है मेरा। सो मैं इसलिए रणवीर सिंह हिलता रहता हूँ। सही है। कभी आपको शो के बीच में कोई ऐसे लिसनर का कॉल आया है जो इतना फनी हो गया, आपको हंसा हंसा के आपका शो ही बिगाड़ दिया? अरे बहुत खतरनाक लिसनर्स होते हैं, हमसे ज्यादा फनी तो कई बार होते हैं, लेकिन हम उनको ऑन एयर नहीं कर सकते। पर मुझे कभी ना फनी की बात हो रही है तो एक लिसनर की डिमांड बताता हूँ मैं तुम्हें, इतनी फनी है। जैसे तुमने कहा ना कि यार तुम आरजे हो, तुम एमएलए और वो नगर सेवक वाले भी काम करते हो, तो लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि आरजे उधर बैठा है ना, वो सब कर देगा। मतलब आमुद ने बोल दिया कि ऐसा हो रहा है तो आमुद कर सकते। तो मुझे एक लिसनर का फोन आया और वो इतना फनी था। उन्होंने मुझे क्या कहा कि आमुद मैं इस एरिया में रहती हूँ, मेरे घर के पीछे से ट्रेन जाती है, आप ये पटरी हटवा सकते हो क्या? बताओ यार, मतलब मैं ऐसा था कि बोला क्या आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। लेकिन कई बार वो इतना आपसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि हम रेडियो और बताते भी ना कि हमने मिशन लिया, हमने ये कर दिया। अब छोटी छोटी चीजें यार आमुद करवा सकता है। वैक्सीनेशन करवाना है आपके डॉग्स को, करवा सकता है। स्वच्छता करवानी है आपके एरिया में, आमुद कर सकता है। आपको नागपुर शहर में कहीं बांसुरी नहीं मिल रही है तो आमुद रेडियो पर बोल सकता है कि यार नागपुर में कहाँ बांसुरी मिलती है मुझे बताओ, तो मैं आपको उन लोगों से कनेक्ट करवा सकता हूँ। बट मैं थोड़ी ट्रेन की पटरी, मतलब मैं पहले हंसा, मतलब आर यू सीरियस? हाँ सर बहुत परेशानी हो रही है, 2.5-3 साल से आप इतना कुछ करते हो, आप ये प्लीज पटरी हटवा दो। तब जो लिसनर आपको ये बोल रहा है, इसका मतलब यार समझ जाओ कि वो इतनी भोली है या भोला है एकदम बेचारा, और दे बिलीव इन यू, दे बिलीव इन यू। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है जी, मैं ना बात करता हूँ रेलवे अथॉरिटीज से और बिल्कुल कोशिश करता हूँ। ये ऐसा है। एक लिसनर ने मुझे उस दिन कॉल किया कि यार कुछ मुझे जॉब बताइए। मुझे पहले लगा कि ठीक है, हो सकता है, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप जानते हो। तो मैंने उनको बताया कि आप ये ट्राई क्यों नहीं करते, ऐसा वैसा। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनको एक बात बताई कि यार एक काम कीजिए, आप सबसे बेस्ट बताओ, आप घर में बैठे बैठे काम कर सकती है, आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए। खाना बनाना आता है? हाँ आता है, लेकिन सर मैं थक भी तो जाती हूँ। मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती। ओके बोला ठीक है जी, मैं अभी कुछ सोचता हूँ, कुछ मेरा ख्याल आया तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ऐसे यार लिसनर्स होते हैं भाई, बहुत भोले लिसनर्स होते हैं। एक ने मुझे डांट भी दिया था एक बार, उनकी बेटी का बर्थडे था, मैंने उन्हें कहा कि मैं विश करूंगा सुबह, लेकिन 8:15 बजे मैं किसी और काम में बिजी होकर मैं फोन नहीं कर पाया। मैंने फोन किया 10:15 बजे, आपने बहुत गलत किया, वो बेचारी आपका वेट कर रही थी कि आप उसे फोन करोगे। मैंने बोला यार सॉरी सॉरी, मैं उसे केक देता हूँ। केक नहीं, उसे आपकी आवाज सुननी थी, हैप्पी बर्थडे सुनना था। मैं बोला यार, तो ऐसा भी होता है कई बार, वो गुस्सा भी हो जाता है आपसे कि यार ऐसे किसी इसने बोला था सुबह 8:15 बजे फोन करेगा। बेचारी वो बच्ची सही में यार, जो स्कूल के लिए रुकी थी, अपने स्कूल का सबसे बड़ा फ्लेक्स था उसका कि आज मुझे आरजे अहमद ने विश किया सुबह रेडियो पे, पर वो हो नहीं पाया, तो बेचारी सैड होके चली गई। तो ऐसा होता है, गलती भी होती है। मुझे तो वो आंटी की फिक्र हो रही है जिनके घर के पीछे ट्रेन की पटरी है। यार शी इज वेरी गुड, वो हमें मिलती रहती है, अच्छी है यार। ये पहुंचे ना उन तक ये वीडियो, बाकी सब तक पहुंच जाए। ओके, अगर आपको आरजे से हटाकर आपको नागपुर का कोई नेता बना दिया गया, अरे यार तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला मैं काम करूंगा, अगर मैं नेता वेता बन गया तो यार सारे रेडियो चैनल्स को बुलाऊंगा और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा यार, क्योंकि इसलिए कितना अच्छा काम करते हैं रेडियो वाले। मतलब वो कभी भी आपके लाइफ में निगेटिविटी नहीं आने देते। जैसे अभी हाल ही में जो हमारे ऑनरेबल सीएम है, उन्होंने आशा रेडियो अवार्ड्स कराया आशा भोसले के बर्थडे पर, और बहुत सारे रेडियो जॉकीज को उन्होंने सम्मानित किया। एक रेडियो जॉकी के लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस और प्रेशर्स आते हैं कि आप क्या अलग कर रहे हो, क्या क्रिएटिव कर रहे हो। हमारे यहाँ पे एक आरजे भावना है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, जो हमारा पार्टी का फ्लाईओवर था उसमें गैप आ गई थी, तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाए। लेकिन एक आरजे अगर वीडियो बनाएगा तो कैसा बनाएगा? उसने किया कि मैं राखी बांध दूंगी पुल को, कि यार ये सुरक्षा करे हमारी। कितने लोग यहाँ से जाते हैं ना, तो उसने उसको पुलिया बंधन कर दिया, और देखो वो वीडियो वायरल हो गया, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखा, और अथॉरिटीज ने उसको रिपेयर भी कर दिया। कभी आरजेस गड्ढे में जाकर बैठकर कॉन्सर्ट कर देते हैं, गड्ढा कॉन्सर्ट। सो एक क्रिएटिव अप्रोच होता है चीजों को लेकर। जैसे हमने कहा कि मांझा नागपुर, मिशन पॉसिबल, मतलब सीरियस चीजों को हम आसान भाषा में करके एक आसान उस पर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे रेडियो स्टेशन को बुलाता एक दिन, और सारे आरजेस के साथ, सारे स्टेशन हेड्स के साथ चिल करता, उनको एक पार्टी देता, और सबको एक एक मान पत्र तो दे ही देता। तो पूरा काम अपना ही है, नेता बनने के बाद भी रेडियो का ही काम होगा। सही है,
काफी अच्छी सोच है। खुद के लिए ही है। एक दिन का नेता तो सबसे पहले अपने घर पे नेता प्राइजेस। सो क्या आपको कभी किसी ऐसे लिसनर का कॉल आया है जिसने आपको लाइक बोला हो कि अरे यार आपने मेरा फेवरेट गाना ही नहीं बजाया? बहुत बार बहुत सारे लिसनर्स आते हैं और बोलते हैं कि यार ये क्या गाना बजा दिया है यार। Yeah. तो हम बोलते हैं कि आपको कौन सा सुनना है, ये सुनना है, ठीक है बजा देंगे। एक बार तो मुझे एक लिसनर ने डांट दिया, मैं दूसरे रेडियो चैनल के लिए शो कर रहा था दूसरे शहर में, सांगली में शो कर रहा था। तो वहां के एकदम प्रॉपर पश्चिम महाराष्ट्र के एकदम मराठी ऑडियंस, हम मराठी में शो करते थे। सो हमारी एक प्रॉपर्टी थी गाने आधा घंटा। तो कई बार क्या होता है जब सीजन टाइम होता है दिवाली वगैरह तो एड्स बहुत होती है, तो हम बोलते तो है गाने आधा घंटा, पर वो गाने चलते हैं 15 मिनिट या 20 मिनिट। तो उन्होंने मुझे फोन किया, हॅलो आमोद, मी XYZ बोलतोय, मला त्यांचं नाव नाही आठवत, तुम्हाला लाज नाही वाटत, आपको शर्म नहीं आती, आप बोल रहे हो गाने आधा घंटा, 15 मिनट में गाने खत्म हो गए, अरे बोलना बंद करो ना, शर्म है तुम्हें? बोला अरे सर सॉरी, अभी बज रहा है यार, गलती हो गई, ये बिल्कुल बंद करो। बोले शर्म नहीं आती आप लोग को, ऐसे कैसे करते हो, ऐड सुनाते हो आपको। मैंने को इतना उन्होंने सुना है, मैंने बोला ठीक है जी, अभी मैं आधा घंटा लगाता हूँ, डन। फिर से 15 मिनट के गाने। और क्योंकि लोग पैशनेट होते हैं ना यार, वो सुनते हैं। हाँ। क्या कि आमोद ने बोला है कि अगला गाना रूबरू रोशनी आएगा, तो कई बार अगला गाना वो नहीं होता, उसके बाद का गाना होता है। हम लिसनर्स को हुक्ड रखते हैं, फिर वो उस गाने तक रुकता है, तो एक इमोशनल होता है कि यार ये मेरा फेवरेट गाना है, मैं रुकूंगा इस चैनल पे। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। मैं जितने लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो भाई मैं मान लूंगा आप लोगों को, अगर आपने यहाँ तक सुना है ना, कमाल लोग हो आप यार, इधर तक पहुंच चुके हो। मेरी ऑडियंस सर सुनती है। कमाल कमाल। ओके, तो जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, आप आरजे हो, दोनों ही बहुत ज्यादा बोलते हैं, फर्क ये है हम पॉइंट पर बोलते हैं और हम बहुत बोलते हैं। जस्ट किडिंग। हाँ। सो आपको क्या लगता है अगर एक आरजे और एक एडवोकेट में डिबेट हो जाए तो फर्स्ट माइक ड्रॉप कौन करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स की बात हो तो हमेशा लॉयर माइक ड्रॉप करेगा, लेकिन उसी फैक्ट को अगर प्रेजेंट करने की बात हो तो आरजे माइक ड्रॉप करेगा। प्रेजेंटेशन के अगर बेस आप बोलोगे कि पुलिया खराब है, हम बोलोगे पुलिया बंधन है। आप बोलोगे कि नायलॉन मांझा लोग यूज करते हैं, हम बोलेंगे मांझा नागपुर। सो फैक्ट, यू विल स्पीक द फैक्ट्स, हम उसे प्रेजेंट करेंगे उस फैक्ट को एकदम फनी वे में। हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, तो वो तो काम ही है आपका, आप सीरियस ना हो तो कौन बचाएगा कौन हमें? तो कहता हूँ एक हमेशा लाइफ में एक लॉयर दोस्त हो, एक सीए दोस्त हो, एक डॉक्टर दोस्त हो। इन तीनों के बिना भाई जिंदगी बड़ी मुश्किल है, ये तीनों दोस्त आपके चाहिए, जरूरी है। ओके, तो बहुत मजा आया मिस्टर आमोद, आपसे बात करके बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो अभी लास्ट में बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था, बट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, मजा आ गया। आई होप कि बाकियों को भी मजा आए, कुछ इनसाइट्स मिले। बिल्कुल।